नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो लास्ट सेशन में जो आपके साथ इंटरमीडिएरी का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, वो मैं आपके साथ उस जजमेंट को पढ़ने से पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ प्रोविजंस आपको पढ़ा देता हूं, ताकि वो जजमेंट के साथ आप रिलेट कर पाए। आपके पास जो वॉल्यूम 1 की किताब है, उसमें ये चैप्टर 13 है, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन पहला है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी कि जो कानून बना जाएगा वो सबके लिए एक समान होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कानून ए के लिए अलग होगा और बी के लिए अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जीएसटी का जो कानून बना हुआ है वो सबके लिए समान है, यस और नो? यस यस सर, यस सर। जीएसटी का कानून के कुछ प्रोविजन किसी के लिए कुछ अलग भी तो बनाए हैं। जैसे हाँ OIDAR को सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक बात है। हम्म वो भले कितने ही स्टेट में उनका ऑफिस हो, लेकिन उनको सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन लेना है। फिर ये कानून बना दिया गया कि जो नील रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए लेट फीस इतना होगा, जो नील रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उनके लिए लेट फीस इतना होगा। सब करेक्ट है? क्या इक्वलिटी है या नहीं है? वो सबके लिए इक्वलिटी है। नहीं 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 नहीं। अगर आप द फेस ऑफ इट देखेंगे तो इक्वालिटी नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये जब आप इसको एनालिसिस करेंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जो हमने यहाँ लिखा भी है, उसमें ये कहा गया है कि अगर आप किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन को आइडेंटिफाई इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो उनके लिए एक अलग कानून बन सकता है। ठीक बात है? यस अगर मैं आपको जीएसटी से बाहर आऊं तो रिजर्वेशन का कानून है या नहीं है? है। रिजर्वेशन का कानून जो है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्या वो इस आर्टिकल 14 को वायलेट करता है? नहीं करता है, बिकॉज कि एक खास लोगों के लिए बनाया गया और वो इजीली आइडेंटिफिएबल है। अगर इजीली आइडेंटिफिएबल नहीं होगा तो वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा। ठीक बात है? तो ये लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक आर्टिकल और है, यहाँ पर देखिए, द क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया वगैरह वगैरह लिखा हुआ, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद प्रोटेक्शन, आर्टिकल 19 है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। इसमें ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट जी टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसमें ABCD बहुत है, लेकिन ये है, और इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। ठीक बात है? बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात बताइए, अगर मैं नील रिटर्न फाइल करता हूं और मेरे ऊपर लेट फी 1 लाख लगा दी जाती है, बताइए। सिग्निफिकेंट डिग्री नहीं है ना। तो अब आप सोचिए, आर्टिकल 19 का ये वायलेशन है, बिकॉज आर्टिकल 19 मुझे एक प्रोटेक्शन दे रहा है कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब इतनी लेट फीस लगा देंगे तो मैं बिजनेस ही नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है तो आप क्या बिजनेस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं कर पाएंगे। फ्रॉड के कारण नहीं, आपने मान लीजिए रिटर्न 6 महीने तक फाइल नहीं किया और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो क्या इस राइट का वॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। अब आप सोच के देखिए, रिवोकेशन का जो कानून है कि रिवोकेशन आपको 3 महीने में करना है, 6 महीने करना है, 12 महीने में करना है, उसको गवर्नमेंट ने कितनी बार चेंज किया? बिकॉज रिवोकेशन रजिस्ट्रेशन का करवाना मेरा राइट है। आप उसको खत्म नहीं कर सकते, उसको आपको आप डिपार्टमेंट को, मेरे को रजिस्ट्रेशन देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वॉल्यूशन है 19 का। ठीक। फ्रॉड रोड का केस छोड़ देते हैं। के बाद यहां पर हमने लिखा हुआ है आर्टिकल 20, हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी इसके लिए, लेकिन इसके बारे में हमने वॉल्यूम 2 के जब क्लास लिए थे तो हमने किया भी था कि सेम ऑफेंस का नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। 73
में अगर आपको पेनल्टी लगा दी गई है या 74 में पेनल्टी लगा दी गई है, अब किसी और सेक्शन में सेम ऑफेंस के लिए दोबारा 122 में पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। करेक्ट है? ये जीएसटी लॉ में भी लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। मान लीजिए ये बात जीएसटी लॉ में नहीं लिखी होती तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको वो राइट देता। नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप अपने ही अगेंस्ट एविडेंस डिपार्टमेंट को नहीं देंगे। करेक्ट है? 151 नहीं लागू होगा, 151 नहीं लागू होगा। हाँ, लेकिन ऑडिट आएगा तो देना पड़ेगा, वो अलग चीज है। ऑडिट तो राइट है ना उसका। हाँ। तो ये सारी बातें लिखी हुई है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जब हमने आपके साथ नोटिस डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि लॉ जो डिपार्टमेंट हैज टू फॉलो द स्ट्रिक्ट प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। अगर आपको ऑडिट में एडीटी 01 में आना तो एडीटी 01 में ही आना है। अगर उसको असिस्टेंट कमिश्नर को साइन करना तो असिस्टेंट कमिश्नर को ही साइन करना है। 15 वर्किंग डेज का टाइम देना तो 15 वर्किंग डेज का टाइम देना ही पड़ेगा। आप अगर ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं करते हैं तो आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। ठीक बात है? इसके बाद 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, इसको मैं नहीं कर रहा। एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। ये पार्लियामेंट का पावर है, कहां तक वो लॉ बना सकता है, पूरे इंडिया के लिए बना सकता है या इंडिया के बाहर के भी बना सकता है। अब हमने आपको आईजीएसटी का एग्जांपल लीजिए। आईजीएसटी का एग्जांपल में क्या हुआ बताइए? मैंने ये कहा था कि अगर लोकेशन और रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है तो आईजीएसटी लगना चाहिए। हाँ जी, अगर लोकेशन और रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है और उस पर अगर आप आईजीएसटी लगा देते हैं तो पार्लियामेंट तो सिर्फ इंडिया के लिए लॉ बना सकता है, बाहर के लिए तो नहीं बना सकता ना। आपने अगर लोकेशन और रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया आर्टिफिशियली उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन और सप्लायर कर देते हैं तो इंडिया में लागू हो गया लोकेशन ऑफ सप्लाई। नहीं, ओहो, फिर आर्टिकल 245 का वॉयलेशन मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। समझ रहे हैं क्या? हाँ, वो जबरदस्ती नहीं बना सकते। आप आर्टिफिशियली डीम्ड, जो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट जब आउटसाइड इंडिया है, जो कंसिडरेशन देता है वही लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होना चाहिए, वही प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए। आपने आर्टिफिशियली क्या बना दिया उसको? प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई इंडिया बना दिया। हाँ। So subject to the provisions of this constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state. अब अगर आपने आर्टिफिशियली लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन और सप्लायर कर दिया तो स्टेट भी उसके ऊपर टैक्स लगाने लगा। बिल्कुल। और आर्टिकल 245 में लिखा हुआ है कि स्टेट जब भी कानून बनाएगा अपने स्टेट के लिए बनाएगा, बिल्कुल, बाहर के लिए नहीं बनाएगा। बाहर के लिए नहीं बनाएगा। No law made by parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extraterritorial operation. तो ये एक प्रोटेक्शन भी है पार्लियामेंट को। स्टेट में के लिए नहीं लिखा हुआ, पार्लियामेंट के लिए लिखा हुआ है। ठीक बात? ये जो हम लोग जजमेंट पढ़ेंगे उसमें ये पॉइंट उसी जजमेंट का भी हमने यहाँ पर निकाल के लिख भी दिया है। तो लेवाई इज अल्ट्रा वायर्स आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वही जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां देख लीजिएगा। आर्टिकल 265 टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जो भी टैक्स लगाया जाएगा बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, रूल बना के आप क्या टैक्स लगा सकते हैं? ना। सर्कुलर बना के क्या टैक्स लगा सकते हैं? लगा के क्या आप टैक्स बना सकते हैं? जब भी जीएसटी एक्ट में लिखा होना चाहिए, सीजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट में। तो लेवाई का सेक्शन है वही होना चाहिए, ना ट्विटर होगा, ना प्रेस रिलीज होगा वगैरह। ठीक बात है? बिल्कुल। आर्टिकल 265। 286 देखिए। 286 कहता है रिस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स। नो लॉ ऑफ ए स्टेट शैल इम्पोज और ऑथराइज द इम्पोजिशन ऑफ ए टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेयर सच सप्लाई टेक्स प्लेस आउटसाइड द स्टेट। अब स्टेट अगर महाराष्ट्र में अगर वो इंट्रा स्टेट है तो क्या दिल्ली वाला उस महाराष्ट्र के इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगा पाएगा? ना, नहीं लगा पाएगा। और ये दिल्ली वाला क्यों लगाना चाह रहा? बोला सर मेरा पेमेंट वहां रिसीव हुआ है या कोई और कारण से, नेक्सस थ्योरी के कारण से वो टैक्स लग ही नहीं पाएगा अगर वो डिटरमाइन हो चुका है इट इज ए इंट्रा स्टेट सप्लाई फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। करेक्ट है?
तो आउटसाइड द स्टेट का नहीं लगा सकता, और इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये देखिए, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, अगर तो प्लेस ऑफ सप्लाई को आपने आर्टिफिशियली इन इंडिया कर दिया, ठीक बात है। अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया होता है एज पर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, तो एक्सपोर्ट बन जाता है या नहीं बन जाता? बिल्कुल। अगर एक्सपोर्ट बन जाता तो क्या स्टेट उसके ऊपर जीएसटी लगा सकता था? ना ना, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो ये आर्टिकल 286 का भी वॉल्यूशन है या नहीं है? बिल्कुल। अब यहाँ यहाँ पर पे हाँ यहाँ पे जो इसमें जो स्टेट वर्ड आ रहा है, नो लॉ ऑफ ए स्टेट हाँ शैल इम्पोज, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब स्टेट मीन्स इंडिया है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पार्लियामेंट वर्ड यूज क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो वहाँ जो स्टेट शब्द है कुछ वो जगह इंडिया के लिए है। कुछ जगह हम्म, Parliament may by law formulate the principles for determining when a supply of goods or services or both in any of the ways mentioned in the clause 1। अब देखिए, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो ये डिटरमाइन कर सके कि कब फॉर्मुलेट प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग व्हेन ए सप्लाई ऑफ गुड्स और इन दिस, यानी कब इंपोर्ट ऑफ गुड्स माना जाएगा, कब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, कब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माना जाएगा, कब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। इसका कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट ने वो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज करके कौन सा कानून बनाया है जहां पर ये डिटरमाइन होता है कि एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है? वो तो 7, 8, 12 से लेके 13 आईजीएसटी एक्ट कानून बना। हाँ आईजीएसटी एक्ट में बिल्कुल। अब आईजीएसटी एक्ट में ही एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, 7, 8 सब कुछ आईजीएसटी एक्ट में है। सीजीएसटी और किसी भी स्टेट जीएसटी एक्ट में नहीं है, ठीक बात है। अब म्यूट कर लीजिए सरफराज जी। देखिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। प्रॉपर्टी का मतलब हम जीएसटी कानून में आईटीसी ले रहे हैं, तो अगर आपके पास आईटीसी का राइट है तो आपको आईटीसी मिलेगा। अगर आईटीसी का राइट को डिनाई करना है तो वो कानून बना के ही हो सकता है, ठीक बात है। अब जितना भी ब्लॉक क्रेडिट है, रूल्स में है या एक्ट में है? सब एक्ट में। एक्ट में, ठीक बात है। तो ये है आर्टिकल 301 फ्रीडम ऑफ ट्रेड। 16(4) तो यही तो चैलेंज भी है इसी बेस पे। हाँ ठीक। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। अब यहां पर आप कह सकते हैं हाईएस्ट पेनल्टी लगा दे, माइनर ब्रीचेस के लिए आप बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा दे, तो ये आर्टिकल 301 का वायलेशन है, ठीक बात। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इंपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। Restrictions on the legislative power of the union and of the state with regard to the trade and commerce, कुछ restrictions है, इसको छोड़ देते हैं। Restriction on trade, commerce, inter among states, ये कुछ restrictions यहाँ भी है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने लॉटरी का बारे कहा था कि लॉटरी में एक स्टेट में लॉटरी पे रेट 28% कर दिया, इंट्रा स्टेट करेंगे तो 18%, इंटर स्टेट करेंगे तो 28%। तो क्या इसका वॉल्यूशन है या नहीं है इस आर्टिकल का 304 का? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा वायलेशन नहीं है। सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड लॉज प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज, अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ आर्टिकल 301 to 304, ये सब है। अब मैं कुछ वॉल्यूम 1 में भी आर्टिकल है, ये आर्टिकल 246A जहां से जीएसटी का कानून बना है। Notwithstanding anything contained in Article 246, 254, Parliament and subject to this, the legislature of every state have power to make laws with respect to goods and service tax imposed by union or by such state। तो आर्टिकल 246A से पार्लियामेंट ने सीजीएसटी, यूटीजीएसटी बना दिया और सेस बना दिया, और स्टेट ने, हर एक स्टेट ने अपना अपना एसजीएसटी बना दिया। और पार्लियामेंट का कानून सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246A(2) लिखा हुआ है, और पार्लियामेंट में लिखा हुआ पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो आईजीएसटी इसका बन गया। फिर आर्टिकल 265 हम देख लिया। 269A लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, वो इसको छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बाकी तो ठीक है। तो ये कहानी। अब
इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें किसी का कुछ कहना है तो बता दीजिए, नहीं तो हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्या देखिए चैलेंज हुआ है, मैं पहले ये जीएसटी कौन सा है, ये रिट पिटिशन नंबर 2031 ऑफ 2018 धर्मेंद्र एम जानी है ये इंटरमीडिएट का, लेकिन ये जो हमने बैकग्राउंड क्रिएट किया है उससे आपको बाकी जजमेंट्स को पढ़ने में आसानी होगी। जब भी आप जजमेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कोट कर देते हैं, आपका दिमाग माइंड ब्लैंक हो जाता है उस वक्त कि ये कहना क्या जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद बाकी जजमेंट्स भी पढ़ना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बड़ा लेटेस्ट जजमेंट है। अब देखिए क्या है, what they are challenging. The petitioners in both the petition primarily challenge the constitutional validity of the provisions of section 13 subsection 8 clause B. अब याद रखिएगा जो जज है वो बस इसी बेसिस पे जजमेंट देगा, और जज ये लिख भी देगा कि अगर आपने ये किया होता तो शायद रिजल्ट या जजमेंट कुछ और होता है, लेकिन आपने वो बातें उठाई नहीं, इसलिए हम लोग उस पर जाएंगे नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब आप अपील बना रहे होते हैं या फिर कुछ प्रेयर कर रहे होते हैं या ग्राउंड्स रेज कर रहे होते हैं तो करना पड़ेगा। जो ग्राउंड्स आप रेज करेंगे उसी के ऊपर जजमेंट आएगा, नहीं करेंगे जजमेंट नहीं आएगा। भले वो ग्राउंड्स अगर आप रेज करते हैं तो आपको फायदा होता, लेकिन आपको फायदा होगा नहीं, बिकॉज यू आर नॉट रेज दैट ग्राउंड्स। तो अब ये पूरा का पूरा जो जजमेंट है वो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर ही चलेगा। फिर additional prayer assailing the constitutional validity of article 8 subsection 2 of the IGST. 8 subsection 2 क्या है, intrastate supply of services है। The petitioner have commonly contended that the impugned provisions are violative of article 14 equality before law, 19 free trade, article 245 क्या था, article 245 6 से आर्टिकल 245 एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल, मतलब ये एक्स्ट्रा जुरिडिक्शन ऑफ एनी स्टेट। फिर 246 246A 248 265 अथॉरिटी ऑफ लॉ, 269A एंड 286 हम लोग पढ़ लिया। 269A हमने इसमें लिखा है कि नहीं, 269 है, ये हमने पढ़ा था, लेकिन जीएसटी ऑन सप्लाई वगैरह लिखा हुआ तो उसको भी छोड़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो हमने पढ़ लिया। फैक्ट्स हमने आपको मैं दोबारा बता देता हूं, ये फैक्ट्स है क्या, देखिए लोकेशन ऑफ सब ए बी सी, ए बी को सप्लाई ऑफ गुड्स करता है, कब करता है, तो ए सी को अपॉइंट करता है कि ये इसके लिए मार्केटिंग करेगा, और सी इंडिया में ए के गुड्स का मार्केटिंग करता है और कस्टमर्स को ए के साथ मिला देता है। जब ए इसको सप्लाई कर देता है तब सी को इसको कमीशन मिल जाता है। ये इंडिया में है, ए आउटसाइड इंडिया में है, उस जिस कस्टमर को मिलाया है वो इन इंडिया। ठीक है, इस ए और बी के ट्रांजेक्शन को देखिए। लोकेशन ऑफ सप्लायर बताइए कौन है, लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है, सी है, और इसका लोकेशन कहाँ है, इन इंडिया। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ए है आउटसाइड, और इसका लोकेशन है आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरमीडिएरी का डिस्कस कर रहे हैं एज पर 13(8)P, क्या हो जाएगा, इंडिया, इन इंडिया। लोकेशन ऑफ सप्लाई जो सी है वो इन इंडिया हो गया। ठीक बात है। अब चैलेंज किया, अब ये लोकेशन ऑफ सप्लायर आपने सी क्यों लिखा सर? सॉरी सी लिखेंगे ना, ये इंटरमीडिएरी का ही तो है, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो यही है। अच्छा, इंटरमीडिएरी वाला, ठीक है। ठीक है, अब ये जो पिटिशनर के वकील क्या चैलेंज कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या, यही लिख दे। अच्छा यार, आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दोबारा लिखते हैं। ये सी है क्या है, इन इंडिया। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ए है आउटसाइड इंडिया,
अब पिटिशनर कह रहा है कि भैया प्लेस और सप्लाई लोकेशन और रिसिपिएंट होना चाहिए, यानी कि ए क्या आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। मतलब सर जो कंसिडरेशन देगा वही लोकेशन, लेकिन इस पूरे लॉ में कंसिडरेशन जो देगा उसके बारे में लिखा ही नहीं है। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट कौन होता है वाज नॉट डिस्कस इन दिस। मे बी अगर वो डिस्कस कर दिया जाता, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिस्कस किया गया, लेकिन अगर लोकेशन रिसिपिएंट के डेफिनेशन को भी डिस्कस कर दिया जाता तो हो सकता है कुछ जजमेंट अलग आता, लेकिन फिर भी तो ये ए कर दिया गया। और मैंने आपको एक सब्सटैंटिव रूल बताया था कि सी जो मेजर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है इस एग्रीमेंट के तहत, वो कहां परफॉर्म हो रहा है? मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट कहां कर रहा है वो? इंडिया में। सब कुछ इंडिया में कर रहा है। पेमेंट कहां मिल रहा है? फॉरेन से। नहीं नहीं, मिल कहां रहा है, आ कहां रहा है? वो भी इंडिया आ रहा है। तो आप ये समझिए 99.99% इस कॉन्ट्रैक्ट का सारा फंक्शंस या एक्शन इज बीइंग अंडरटेकन इन इंडिया, एक्सेप्ट दैट द पेमेंट इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। करेक्ट है? तो जब आप गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स पढ़ेंगे इस कानून में, इस जजमेंट में, तो गवर्नमेंट भी यही बात को उठा भी रही है, बड़े सटल ढंग से। आपको धीरे से, मतलब बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा। ठीक। तो अगर ये पिटिशनर ये लोकेशन और रिसिपिएंट डिफाइन करते और इसके बारे में बताते, तो फिर गवर्नमेंट के यानी कि रेस्पोंडेंट इसके बारे में आ जाती, इनके बारे में डिस्कस होने लगता। यस और नो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा। सर ये जी गुड्स जी इंडिया में आ बिल्कुल। रहा है ना? क्या चीज? ऐसा गुड्स इंडिया में आएगा ना? गुड्स भी इंडिया में आएगा, करेक्ट। इंपोर्ट कर रहा है, बी इंपोर्ट कर रहा है। हाँ, लेकिन ए और बी के ट्रांजेक्शन के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको सी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। सी का सिर्फ इतना था कि वो बी के डेटा को इसको दे दिया, बी को समझा दिया क्या प्रोडक्ट है, बाकी सारा काम यही लोग करेंगे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है सर, गुड्स भी इंडिया में आ रहा है। अब हमने एक बात बताई थी, अगर ये काम ए बी और सी ये कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया होता, हेलो, ये कस्टमर्स कहां होता? आउटसाइड आउटसाइड इंडिया इंडिया। होता, तब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपने सारा मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट सारा एक्शन आउटसाइड इंडिया लिया, गुड्स आर आल्सो ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। सी को तो सिर्फ कमीशन मिल रहा है, ये शेड्यूल 3 का ट्रांजेक्शन नहीं है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ये सी को सिर्फ कमीशन मिल रहा है, तो गवर्नमेंट अब इस केस में भी अगर आप देखेंगे तो सी कहां है? इन इंडिया। लोकेशन रिसिपिएंट कहां है? आउटसाइड इंडिया। प्लेस और सप्लाई, लोकेशन और सप्लायर हो जाएगा इन इंडिया। यहां भी सी को उस कमीशन के बेसिस पे सी प्लस एस का टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? Yes. लेकिन गवर्नमेंट ने इसको 12AA में एग्जाम्पशन दे दिया, सीरियल नंबर 12AA में एग्जाम्पशन। ठीक बात है। किस लिए एग्जाम्पशन दे दिया? कि गवर्नमेंट ये मानती है, या जीएसटी कानून बनाया गया है इस तरह से कि इफ द मेजर परफॉर्मेंस और एक्शन अगेंस्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट इज टेकन आउटसाइड इंडिया, तो उसको एग्जाम्पशन मिलना चाहिए। ठीक बात है। अब आप सोचिए लोकेशन ऑफ, अब इसमें ये पिटिशनर ये कहेंगे भी कि ये एग्जाम्पशन देना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये सर कॉन्स्टिट्यूशन का ही वॉयलेशन है। अगर आप इसको आउटसाइड इंडिया बना देते तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाता या नहीं हो जाता? हो जाता। अगर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाता तो स्टेट ने उसके ऊपर CS प्लस एस क्यों लगाई? आपने आर्टिफिशियली इसको ये क्यों कर दिया? ठीक बात है। अब मैं क्या करता हूं आगे, अब मैं एक एक चीज पढ़ता हूं। Under such agreement, the petitioner provides services to enable foreign principal to get purchases for its goods in India or elsewhere. The petitioner thus undertake activities of marketing and promotion of goods sold by its overseas customers in India. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कहानी क्या है? इंडिया में कस्टमर ढूंढना है। ये जो पार्टी जिसने धर्मेंद्र एम जानी ने जिसने ये पिटिशन फाइल किया है, ये बेसिकली इंटरमीडियरी है और इसने C+S अंडर प्रोटेस्ट पेमेंट भी कर दिया। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ये केस।
कि अगर सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वॉल्यूशन मान लेती तो रिफंड मिल जाता। अब आगे देखिए, द गुड्स, ये सब मैं बता चुका, द गुड्स आर डायरेक्टली शिप्ड बाय द पिटिशनर्स ओवरसीज कस्टमर टू द इंडियन परचेजर। सर हाईकोर्ट तक पहुंचा है ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा? ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अच्छा okay. हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। This is an independent transaction between these two parties, namely the Indian importer and the foreign exporter, which has nothing to do with the petitioner. Petitioner कौन है यहाँ पर? C है। इंडियन इंपोर्टर कौन है? B है। और फॉरेन एक्सपोर्टर कौन है? A है। ठीक बात। ये जजमेंट भले इंटरमीडिएरी का है, आपके पूरे उसमें जजमेंट आपके लाइफ में हो सकता है इंटरमीडिएरी का कभी ना आए, लेकिन ये जजमेंट को पढ़ने के बाद आप बहुत सारी ऐसी चीजें, जजमेंट आपको पढ़ना आ जाएगा बेसिकली। The petitioner has contended that the nature of the transactions entered by the petitioner with its overseas customers are transaction of export of services. अब देख रहे petitioner क्या कह रहा है कि बेसिकली ये तो export of service है। As the petitioner was providing services to its overseas client, which were consumed and used by overseas clients outside India, for which valuable foreign exchange was earned by the country, hence such transactions were outside the purview of CGST and MGST acts. अब क्लियरिटी आ रही है नहीं आ रही है? क्या कहना चाह रहे हैं पिटिशनर? यस सर। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। हाँ, अब समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, आउटसाइड इंडिया कंज्यूम हो रहा है, वगैरह वगैरह। The petitioner recorded that the petitioner intended to challenge the said provision and hence the petitioner would pay GST on the said commission under protest, as the petitioner did not accept the liability to pay GST on the said transactions. लेकिन आप सोचिए इसका बैकग्राउंड, इसके पीछे जाइए आप। पिटिशनर ने एक रिट फाइल किया होगा। रिट मान लीजिए 100 पेजेस का है तो 100 पेजेस लिखा गया होगा। फिर रेस्पोंडेंट्स ने भी उसका जवाब दिया होगा जी। फिर ये 100 पेजेस, ये भी 100 पेजेस तो मैं कभी बोल रहा हूँ। इन 100 पेजेस को मिला के, क्योंकि ये 113 पेज का तो जजमेंट ही है, तो ऑब्वियसली हो सकता है 500 पेज का, ये भी 500 पेज का। उस जजमेंट को 500 पेज ये फिर जज ने पढ़ा होगा, समझा होगा, उसके बाद 113 पेज का जजमेंट निकाला होगा। ठीक बात है। अब आप सोचिए, ये अगर पढ़ने को मिल जाए, इसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स यहाँ पर हैं, लेकिन वो लैंग्वेज जो है रिट पिटिशन में, जो लैंग्वेज है वही तो सीखना है हम लोग को। हेलो, तभी तो आप चैलेंज, आपके पास एक इश्यू आया, आपके पास मान लीजिए कोई इश्यू आया, यही वाला इश्यू मान लीजिए आपके पास आ जाता, बताइए आप इसको कैसे हैंडल कर। ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप तो टेम्पलेट है हमारे पास, लेकिन अगर एकदम कोई नया इश्यू, एकदम इंडिपेंडेंट इश्यू, मान लीजिए यही इश्यू आपके पास आ जाता और आपको कहा जाता है यार 500 पेज का रिट बनाना है, जरा बनाइए। So we take a help of tax guru and we take a help of this judgments also. उसका जो मटेरियल कंटेंट होता है तो उसको हम लोग जो अपने आपको टैक्स गुरु ये सब कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। नहीं सर, उसमें लैंग्वेज बोरो करते हैं सर। देखिए, आपका पढ़ना पड़ेगा, फिर यू हैव टू अप्लाई योर माइंड देन। हाँ ऑफ कोर्स सर, उसमें लैंग्वेज बोरो करेंगे। बेसिकली हमारा सेंटर पॉइंट में तो अपना इश्यू ही रहता है, बेसिकली अपने सेंटर पॉइंट में अपना इश्यू ही रहता है। हाँ, उसको मैच करके बोरो करके अपने तो फिट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो हमने आपके साथ वॉल्यूम 2 में 20 नोटिसेस और उसके जवाब लिखे दिए हैं आपको, ये क्या है? टेम्पलेट ही तो है एक तरह से। हाँ जी, इसके बेसिस पे लैंग्वेज को यूज करके एक नया जवाब बना सकते हैं। हाँ जी, लेकिन वो हमने बेसिक बनता है। हाँ, ये भी कहा था कॉपी पेस्ट मत करिएगा। हाँ, वो तो डेंजर है, क्योंकि नोटिस में कौन सा ग्राउंड लिखा हुआ है, जैसे हमने देवी प्रसाद जी का देखा था, याद है ना? उस लैंग्वेज को यूज करके, उस ग्राउंड्स को यूज करके हमने जवाब बनाया। ठीक है, चलिए, तो ये प्रैक्टिस से आएगा और प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस के बाद कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद तपस्या शुरू होगी। तो बिना तपस्या का तो होने वाला नहीं है। ठीक बात है जी। तो आपको अपने प्रैक्टिस के 2 कंपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे।
एक कौन सा? रीडिंग कंप्लायंस वाला, दूसरा compliance लिटिगेशन वाला। और जब आप लिटिगेशन में आना है तो ये कंप्लायंस के जितना भी काम है सारा का सारा डेलीगेट हो जाना चाहिए, एग्जैक्टली सर, तभी जहाँ टाइम मिलता है, तब आपको टाइम मिलेगा लिटिगेशन को। वरना इसमें उलझे रहेंगे। हाँ, फिर अगर इसमें उलझे रहेंगे, बोलेंगे सर हम पढ़ेंगे नहीं और हम जवाब बना लेंगे, तो जवाब नहीं बनेगा। जवाब बनेगा तो आधा अधूरा बनेगा, परफेक्ट नहीं बनेगा, बहुत सारे लूप होल्स होंगे। ठीक बात है। तो ये आप लिटिगेशन में सर, हाँ, हाँ जब आप लिटिगेशन में, हाँ जी सॉरी आई डू नॉट वांट टू इंटरप्ट सर, कंटिन्यू। हाँ, तो जब आप ये काम कर लेंगे डेलीगेशन का, और डेलीगेशन तो हो ही हाँ सकता, कंप्लायंस का डेलीगेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम्म, ठीक है, जिनेश जी कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हम तो सर ये डेलीगेशन लिटिगेशन वाला आपको ही कर दिया है। हैं? अच्छा, लिटिगेशन का। क्योंकि क्या होता है सर, हाँ, लिटिगेशन मैटर जो होता है ना, हम्म, वो एक टीम बनानी पड़ती है, मतलब जैसे हाँ आपने टीम बना दिया बनानी है, पड़ेगी, मैंने पहले भी बताया था। यस। आपने आपने बना दिया, अच्छा बना दिया है, हाँ। तो सारे मतलब स्कैटर्ड है अपने सब ग्रुप में मेंबर्स, तो वो हम्म। सारे आपके पास मतलब होता है काम। तो हम हाँ। लोग कॉम्प्लायंस में इतना फ्री नहीं हो सकते, ऐसा है। अच्छा अच्छा। और हमारे लेवल पे भी क्या होता है, दोस्तों के साथ बात होती है तो आता है, तो डिस्कशन होता है, फिर अपने हिसाब से होता है। हाँ, ठीक है, आइए। The petitioner recorded that the petitioner intended to challenge the said provision and hence the petitioner would pay GST on the survey. पढ़ ही लिया। फिर ये कंपनी का इट इज मल्टी फेसेट इंजीनियरिंग ग्रुप डीलिंग इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। जो आउटसाइड इंडिया वाला ए है, वो टेक्सटाइल मशीनरी ये सब का काम करता है। अच्छा, एक एटी है जो दूसरा एक कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया है, रिप्रेजेंट्स ओवर 50 दिस, इसको छोड़ते हैं। एटी क्या क्या करता है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो एक बात बताई थी हमने, अपील में फैक्ट्स लिखिए, फिर ग्राउंड्स ऑफ अपील लिखिए, फिर प्रेयर लिखिए, 3 पार्ट होने चाहिए, है ना? हमने अपील दिखलाया था ना आपको एक। चलिए, स्टैंड ऑफ द रेवेन्यू, यानी कि रेस्पोंडेंट का, यानी कि गवर्नमेंट का। इट इज कंटेंटेड दैट सेवरल इंटरमीडियरीज provide services to overseas suppliers or customers. However, service provided by them to their foreign clients do not qualify as export or service even when consideration is received in foreign exchange. ये गवर्नमेंट ये कह रही है, और ये कह रही है सर्विस टैक्स के जमाने से ये वाला है। The stipulation as made in Rule 9C was inter alia for reasons that many times same persons provide agency services for selling of goods and subsequently selling of AMC. AMC याद है, हमने AMC डिस्कस किया था आपके साथ। AMC इंटरमीडियरी हो सकता है? हाँ, अरे नहीं सर, सेम सेम सप्लाई है ना, कैसे हो जाएगा? Therefore, making a distinction between intermediary of goods and services cause hardship. Generally, the value addition of the services provided by an intermediary as at place where the intermediary is located. अब देखिए, गवर्नमेंट वही बात करी है, 99.99% जो एक्शन हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो कहाँ हो रहा है? जहां पे इंटरमीडियरी लोकेटेड है। Thus, to eliminate any ambiguity between the place of supply of intermediary services provided in relation to goods and services, and to bring both at par, place of supply for both was made at the location of the intermediary. तो ये गवर्नमेंट का है। तो it is stated that in the regard to the intermediary services provided in relation to goods and services including stocks, this. इसको मैं पढ़ूंगा तो आप लोग थोड़े बोर हो जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, सीधे पिटिशनर के पास आता हूँ। हाँ बोलिए सर ये आप बढ़ते हैं तो उसको क्या है कि हम लोग पकड़ लेते हैं, अच्छा रहता है आप वो जितना आपने हाईलाइट किया तो वो अच्छा है कंटेंट आपका। पढ़ लो। हाँ क्या अच्छा है आपका कंटेंट। अच्छा, पढ़ लेते हैं, फिर मुझे लगता है बोर हो जाएंगे आप। नहीं सर, वो तो कंटेंट आपने अच्छा ही करा, वो मैं हाईलाइट कर दिया आपने 113 पेरा का जजमेंट, तो इसका जजमेंट तो बड़े ही किया है। ठीक है। It is stated that in regard to intermediary services provided in relation to goods and services including stocks, transportation of goods, etc., these services are performed and enjoyed at the place where the underlying arranged supply is made. Hence, taxing such services as provided by the Indian service providers to foreign companies incentivizes the foreign companies to start manufacturing in India,
to offset the liability against the tax on goods cleared domestically or get refund of taxes on goods exported from India. Hence, taxing such services in India is in consonance with the Make in India program. अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ. A, B, C. C ने क्या लगाया? मार्केटिंग चालू करी. C+S लगाया. हाँ, yes. अब ये इसको जब बिलिंग करेगा तो ये बिलिंग कितना करेगा? 100. Only 100. मान लीजिए C+S इसका 18 है, तो इसको कंसोलिडेट एक कमर्शियल इनवॉइस रेज करेगा कितने रुपए का? 118 रुपए का. ठीक. अब 118 रुपए का अगर कमर्शियल इनवॉइस रेज करता है तो ऑब्वियसली ये बताएगा थोड़ी इसमें C+S का कितना कंपोनेंट है. मान लीजिए 150 रुपए का कंसोलिडेटेड इनवॉइस रेज कर देता है, अपने पॉकेट से C+S देगा. यस और नो? तो कमर्शियल इनवॉइस रेज होगा, यानी कि ये सी दो तरह के इनवॉइस रेज करेगा, एक इसके लिए, एक C+S के लिए. ठीक बात है. अब ये जो इनवॉइस रेज किया है, ए को भी पता है कि इंडिया में C+S इसको देना पड़ा होगा, इसमें इनबिल्ट होगा. अगर ये इंडिया में ही फैक्ट्री खोल लेता तब ये मार्केटिंग सी से करवाता तो ये सी जो इसको बिलिंग करता उसको क्रेडिट मिल जाता. बिल्कुल. तो गवर्नमेंट ये क्या कर रही है कि अगर हम एक्सपोर्ट और सर्विस बना देंगे तो ये ए इंडिया में आने के बारे में कभी नहीं सोचेगा. हाँ जी. ए को अगर अपना कॉस्ट रिड्यूस करना है तो इंडिया में उसको फैक्ट्री सेटअप करना ही पड़ेगा. पिटिशनर क्या कह रहा है? पिटिशनर ये कह रहा है कि सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहा है तो इसको तो आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानिए. ये मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अगेंस्ट जा रहा है. समझ में आ रहा है आपको? तो दो लोगों का दो डिफरेंट व्यू पॉइंट है. जब आप पिटिशनर का पढ़ेंगे तो पिटिशनर ने राज्यसभा में जितने आर्गुमेंट्स हुए थे इस इंटरमीडिएरी के बारे में, या लोकसभा में जितने आर्गुमेंट हुए थे, जितने कमेटी की रिपोर्ट्स बनी थी, चाहे लॉ कमेटी की रिपोर्ट बनाई या जीएसटी काउंसिल में जो डिस्कशन हुआ, सब पढ़ डाला था, कुछ भी नहीं छोड़ा था. क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हैं तो बिना वॉल्यूमिनस, कम से कम मुझे लगता है 10,000 पेजेस पढ़े गए होंगे तब जाके ये बना होगा 500 पेज का वो रिट पिटीशन. बहुत मेहनत हुई. बहुत मेहनत है. यस. इसीलिए टीम की जरूरत है. It is next contended that the services provided by the intermediaries located in India are taxable in India, and if the intermediaries are affecting the procurement of supplies for manufacturers in India, the manufacturers can avail input tax credit, and in case of export, they can avail refund of such taxes. अब देखिए, the petitioners have made the following submission on behalf of the petitioner. यहाँ पर देखिए भारत राय चंदानी एंड मिस्टर अभिषेक रस्तोगी, लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स. अब देखिए बड़ा मजा आएगा इसके ऊपर. ये जो 13(8)(b) जो क्रिएट किया गया है, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है इन इंडिया, लोकेशन और रिसिपिएंट क्या है आउटसाइड इंडिया, और प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया किया गया. बोलिए नेचुरली इन प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया नहीं है, बट आर्टिफिशियली डीम्ड बाय फिक्शन बाय लॉ दे हैव क्रिएटेड प्लेस ऑफ सप्लाई एज इन इंडिया. पढ़िए सेक्शन 13(8)(b) ऑफ आईजीएसटी एक्ट, रीड विद 213 जो इंटरमीडिएरी डिफाइन करता है एंड 2 सबसेक्शन 6 जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस डिफाइन करता है. दीज प्रोविजंस सीक टू लेवी जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पिटिशनर्स, यानी कि यहाँ पर हमारे एग्जांपल में सी, टूर्स ओवर कस्टमर्स हमारे एग्जांपल में ए, which are consumed by such customers or recipient outside India. तो ये कह रहा है कि ये सारे सर्विसेज आर कंज्यूम्ड कहाँ? आउटसाइड ए. बोला सारे एक्शन आर टेकन इन इंडिया, लेकिन एक्चुअल कंजम्पशन कौन कर रहा है इस सर्विस का? ए कर रहा है. एंड ए कहाँ लोकेटेड है? आउटसाइड इंडिया. आउटसाइड इंडिया है. और ये ए जो वही है, कंज्यूम कौन करेगा? जो पैसा देगा. Exactly. By fiction of law as created by these provisions are treated as intrastate supply, making GST leviable on such export or service under CGST and MGST Act. तो बोले 13(8)(b) इंटरमीडिएरी एंड एक्सपोर्ट और सर्विस का डेफिनेशन आप पढ़िए, उसमें ओवरसीज पिटिशनर को ये सर्विस प्रोवाइड किया गया और ओवरसीज कस्टमर्स को ये सर्विस प्रोवाइड किया गया. तो बेसिकली ये क्या है? एक्सपोर्ट और सर्विस है.
इन बाय फिक्शन ऑफ लॉ इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई मान के इस पे सीजीएसटी और एमजीएसटी एक्ट लगा गया है। ठीक बात है, बहुत अच्छा है ये। These provisions are violative of the provisions of Article 246A, 246A में पार्लियामेंट और स्टेट को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। 269A एंड 286, जहां पर 286 नो स्टेट कैन लेवाई टैक्स आउटसाइड इंडिया, नो स्टेट कैन लेवाई टैक्स ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, है ना, तो इसका भी वॉयलेशन है। अब ये देखिए 13(8) this becomes the location of the petitioner, thereby making the petitioners liable for the levy under CGST without such amount being collected from the petitioner from their foreign customers। अब देखिए petitioner ये कह रहा है कि आपने आर्टिफिशियली सी का लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है, आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इन इंडिया। अब ये जब इसको बिलिंग करेगा तो ये बिलिंग कंसोलिडेटेड अमाउंट का करेगा, और आपने इससे बिकम्स द लोकेशन मेकिंग द पिटिशनर्स लायबल, और पिटिशनर को आपने लायबल कर दिया C+S, और ये टैक्स वो इससे कलेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। हेलो, यस, ये टैक्स इससे कलेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। गवर्नमेंट क्या कहेगी बताइए? इसका काउंटर करना पड़ेगा ना। इसको बोलेगा इंक्लूसिव कर दो आप। नहीं, गवर्नमेंट ये कहे कि जो आपने बिल रेस किया है वो ऑब्वियसली मार्कअप करके किया होगा आपने। हाँ मार्कअप, अच्छा वो ऐसा बोलेगी। अच्छा, हाँ, इंक्लूसिव नहीं बोलेंगे। हम बढ़ा के मार्कअप। इंक्लूसिव क्या होता है? इंक्लूसिव है तो फिर बैक कैलकुलेशन करो। हाँ, बैक कैलकुलेशन आता हूँ, है ना, इनवॉइस में तो खैर नजर ही नहीं आएगा, तो कमर्शियल इनवॉइस होगा, तो मार्कअप करके आपने बेचा है। लेकिन आप सोच के देखिए, मैं जो आपको बताता हूं कि कोई भी रिप्लाई कॉपी पेस्ट में जो डिपार्टमेंट नोटिस में लिखता है उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। आज पिटिशनर ने ये लिखा, अब इसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जवाब देगी। अच्छा, मार्कअप शब्द वो कह कैसे सकता है कि इंक्लूसिव है या मार्कअप है? वो तो कहेगा कि मैंने अपने पॉकेट से पे किया, उससे थोड़े लिया। चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग। वो जीएसटी देता भी नहीं है ना कोई फॉरेन जो अपना जो ब्रांड बिल्कुल नहीं होता है देगा, वो। क्यों देगा? बिल्कुल उसको कोई लाभ नहीं मिलना है। एक मिनट रुकिए। आप ये कहते हैं लाभ नहीं मिलेगा, ए कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, बी कहाँ है, इन इंडिया, सी इंटरमीडिएट, इसको छोड़ दे। सी के कारण अब ए इसको गुड सप्लाई कर रहा है। हाँ ठीक है, हाँ, इसको मार्कअप करके 200 रुपए का मिला। हम बना रहे हैं सर मार्कअप के, बाकी एक्चुअली मिलता नहीं ना मार्कअप, नहीं तो कर ही नहीं सकते। आप अरे एक अच्छा ये मार्कअप छोड़िए, ए जब इसको गुड सप्लाई करेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स ये सब निकालेगा या नहीं निकालेगा? हाँ वो तो है सर, उसको ए अपना कॉस्ट GST ऑफ उसमें ऐड प्रोडक्शन कर देगा। एक मिनट। हाँ, तो बी को वो जब सप्लाई करेगा तो अपना पूरा कॉस्ट सब कुछ ऐड हो जाएगा, करके प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बी से रिकवर कर लेगा ना अल्टीमेटली। करेगा सर। ए के कंट्री में, ए और बी, ए के कंट्री में ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है या नहीं है? हाँ बराबर है। इस कंट्री, ए का कंट्री इसको एक्सपोर्ट इंसेंटिव या जितना भी तरह का टैक्स लगा हुआ है वो वापस कर देगा या नहीं कर देगा? हाँ जी। तब उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए। हाँ। बट सर वो इंडिया में तो आ नहीं रहा है ना। क्या चीज? वो ए को जो भी कुछ मिल रहा है हाँ, वो इंडिया को थोड़े मिल रहा है। अरे ये बी इंडिया में तो इंडिया को ही तो मिल रहा है। हाँ, बी ने बी को मिलाया ए से, और अब ये ए इसको गुड सप्लाई करेगा, एक्सपोर्ट। हाँ बी नहीं, एक्सपोर्टर हो गया। वो बी से तो जरूर सब कुछ लेगा, उसको लाभ मिल जाएगा, वो बात अलग है। हाँ बट अगर हम केवल सी के पॉइंट से सोचें हाँ, तो जब 200 रुपया जब वो दे रहा है, भले वो इंक्लूसिव हो, लेकिन वो तो ये कहेगा कि आई विल पे फ्रॉम आवर ओन पैकेट। हाँ, सी कहेगा ओन पॉकेट, बिल्कुल कहेगा। हाँ, सी कहेगा सर 200 रुपया मिला है। कभी नहीं कह सकते कि मार्कअप करके है। हाँ, सी ये कहेगा 200 रुपया मिला है, 200 रुपये में से मैंने दिया है।
बिल्कुल कहेगा, गवर्नमेंट ये हाँ नहीं कह सकती कि उसने मार्कअप करके किया है, मतलब 200 में जोड़ के लिया है, क्योंकि लॉ ही परमिट नहीं ठीक कर रहा तो ठीक। जोड़ेगा कहाँ से। अरे ओके ओके ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अब जब बी इंपोर्ट करेगा इस गुड्स को तो इसको जीएसटी आईजीएसटी लग जाएगा। सब ठीक, कुछ लग जाएगा, बट उसका लाभ बी चलिए लेगा, न कि सी। चलिए ठीक। जीएसटी लेवाइड ऑन अब देखिए क्या कर रहा है, पिटिशनर कह रहा है कि भैया जीएसटी किस पे लगता है, कंजम्पशन प्रिंसिपल है, कंज्यूम कहाँ हुआ है ये जो सी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कहाँ कंज्यूम हुआ है, ए साइड इंडिया हुआ है। Wherein the place of supply of service necessarily would be the location of the recipient of the service, which is in the present case is the place outside India. The petitioner clearly falls within the provisions of this, which defines export of service. अल्टीमेटली तो आईजीएसटी पे करेगा जो सी जब गुड्स लैंड होगा, बी जब लैंड करेगा गुड्स को इंपोर्ट करेगा, हाँ सारा कंपोनेंट उसको कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। यस तो वो आईजीएसटी लगा के उसको क्रेडिट तो मिलने वाला ही है। अच्छा हाँ, उसका रिफंड हो जाएगा ना जिनेश जी, इसलिए वो कह रहा है। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, हम्म, आर जी, और आपकी बात सही है। वो जो आपने एग्जांपल लिया ना, जो बी रेस करेगा ए को 200 रुपीज का बिल सर्विस का, बराबर है, हाँ सी रेस जिसमें वो, करेगा। हाँ वो सी रेस आईजीएसटी करेगा। सी सी हाँ सी रेस करेगा। और हम्म, सी और एस जो भी हो, आई जो भी हो, वो हाँ उसमें ऐड हो जाएगा 200 में। और हाँ ए जो है उस 200 का कॉस्ट उसका गुड्स के साथ ऐड करके बी को देगा। हाँ तो बी जब इंपोर्ट करेगा गुड्स को तो सारा कॉस्ट के ऊपर वो आईजीएसटी पे तो करना ही है उसको 18%। हाँ वो क्रेडिट मिलने वाला ही है बी को बी को क्रेडिट आईजीएसटी का। मिलेगा, करेक्ट। नहीं नहीं, यहाँ जो बात आ रही है, सी इस चीज को इसलिए उठा रहा है, अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगा तो जो भी उसका है उसको रिफंड मिल जाएगा। हाँ हाँ, बराबर है। वो इसलिए अभी कह रहा है, इसलिए वो विरोध कर रहा है कि सीजीएसटी एमजीएसटी क्यों लगाएं। नहीं सर, वो तो उसको अभी तो हाँ इंटरप्रिटेशन का इश्यू है। हाँ हाँ, वो इसीलिए उसका विरोध कर रहा हाँ, है। इसीलिए विरोध करना जरूरी है। वो तो हाँ, अभी, क्योंकि क्योंकि अगर उसको पॉकेट एक्सपोर्ट से हो जा रहा है। जाएगा तो सी को लाभ मिलेगा ना, जो भी जमा करेगा उसका सब रिफंड हो जाएगा। अभी और अभी ऐसे क्या सब जब्त उसको, हो जा रहा है। ये तो पॉकेट से जा रहा है। हाँ, अभी ये इसकी जेब से जा रहा है, बाद में वो रिफंड आ जाता है, आईजीएसटी होता है। हाँ, चलिए इसीलिए आगे वो लड़ पढ़ते रहा हैं, है। आगे पढ़ते हैं। It is a tax provided on services consumed within the territory of India, hence it does not have extraterritorial operation or nexus. अब ये भी कहानी है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल नेक्सस की, अभी हम लोग पढ़ते हैं इसको भी। ये देखिए, the GST Council established under Article 279A of the Constitution has issued a paper titled GST, Paper on GST Concept and Stated dated 1 अप्रैल 2018. Inter alia reiterating in paragraph 7 under the heading origin based taxation versus destination based taxation. अब आप समझिए इस चीज को, लोकेशन और सप्लायर्स जो सी है वो इन इंडिया है, लोकेशन और रिसिपिएंट जो ए है वो आउटसाइड इंडिया है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जब आपने इन इंडिया कर दिया तो ये ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और जीएसटी बेसिकली डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है, बिल्कुल। तब उसके ऊपर भी पिटिशनर कह रहा है। सर फिर से बोलिए, पॉइंट क्या बोला आपने? जीएसटी सॉरी तो सर। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है ना, ये कहाँ हाँ, लोकेटेड? आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया है, हाँ। और ये जो हाँ, समझ में आया? परफेक्ट। हाँ, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मॉडल जीएसटी लॉ। अब देखिए कितना पढ़ा होगा। In the said draft, intermediary services were not placed in section 13(8)(b) of the act. In fact, were placed under the general rule. मतलब जो मॉडल जीएसटी लॉ आया था तो ये इंटरमीडियरी जनरल में था, जनरल में होता तो अपने आप एक्सपोर्ट हो जाता। लेकिन जब फाइनल वर्जन रिलीज हुआ तब इंटरमीडियरी कहाँ आ गया? एक्ट में। 13(8)(b) में आ गया। फिर ये क्या पढ़ रहा है? इट इज सबमिटेड दैट दिस इज क्लियर इन द लाइट ऑफ 139 पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट क्लॉजेस 15.1 to 15.3। फिर ओईसीडी के बारे में कोट कर दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितना पढ़ा गया होगा? बहुत पढ़ा भाई।
The key economic difference between the two principles is that destination principle places all firms competing in a given jurisdiction on an even footing. अब देख रहे हैं इक्वालिटी कर रहा है, whereas the origin principle places consumers in different jurisdiction on an even footing. It records that, अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, A B C, ये C क्या है? सप्लायर है। हाँ अगर आप ओरिजिन प्रिंसिपल लगाते हैं तो ये जो सप्लायर की क्वालिटी आ जाती है। और अगर आप डेस्टिनेशन प्रिंसिपल लगाते हैं तो कंज्यूमर की क्वालिटी आती है। It records that application of the destination principle in VAT achieves neutrality in international trade. आज इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे टैक्स लगता है या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे टैक्स लगता है? इंपोर्ट। क्यों? उसका लाभ मिल जाता है ना। नहीं, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल लगाइए, है ना। सबका अपना अपना रीजन है, लेकिन अभी हम लोग ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं इसलिए डेस्टिनेशन और एक्सपोर्ट पे टैक्स लगना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि हमको फॉरेन करेंसी लेनी है, नहीं, बढ़ाना है। आउट ऑफ जुरिडिक्शन है, बिकॉज डेस्टिनेशन इज आउटसाइड इंडिया। हाँ, ये भी एक लॉजिक है। यही लॉजिक लगाना है अभी आपको, क्योंकि हम लोग इसी पैराग्राफ में, ठीक है। तो it records that application of the destination principle in VAT achieves neutrality in international trade. Under the destination principle, exports are not subject to tax. अब देख रहे हैं, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल लगा के exports are not subjected to tax with a refund of input tax, and imports are taxed on the same basis and the same rates as domestic supplies. वो लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, ऊपर वाली जो आपने पढ़ी। Levy of tax on the export of service by उसकी काट क्या किया सर उसने? अभी पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो मैंने कल बता ही दिया था, मैं दोबारा पढ़ दूंगा। इम्प्यून प्रोविजंस इन अल्ट्रा वायर्स 246A, यानी कि पार्लियामेंट का द्वारा बनाया गया लॉ, और 269A 286, ये याद रहना चाहिए आपको। 246A क्या है? जहां पर जीएसटी का कानून बनने का पावर दिया गया है। 269A जहां पर एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास है टू डिटरमाइन वेदर इट इज ए इंटरस्टेट सप्लाई और whether goods export or service, और 286 में स्टेट के पास पावर नहीं है कि किसी और स्टेट में टैक्स लगा सके और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर टैक्स लगा सके, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, सच प्रोविजंस डू नॉट परमिट द इंपोजिशन ऑफ टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय ट्रीटिंग द सेम एज लोकल सप्लाई। मतलब बेसिकली है ये एक्सपोर्ट सर्विस, आपने इसको लोकल सप्लाई मान लिया, तो ये आर्टिकल 286 ये सबका वॉल्यूशन है। The articles of the Constitution make it clear that it was not permissible for the Parliament to impose a tax on the export of services out of the territory of India by treating the same as local supply. Such interpretation would lead to conclusion that no state has the authority to levy a local tax on the export of service. A clear export of service is deemed as local supply. The levy is arbitrary. This is level playing field. However, this is not the case with service provider like this. इसको छोड़ते हैं। It is submitted that admittedly there is a supply of service from India to outside India. It is an export of service in terms of this. अब मैं क्या करता हूँ, ये आपको मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं और ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। फिर 13(8)B अल्ट्रा वायर सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट MGS बोला, जब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है और C और S M में आप लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली C क्या कहता है? इंट्रास्टेट सप्लाई। M क्या कर रहा है? इंट्रास्टेट सप्लाई। तो ये वॉयलेटिव है, लेवाई का ही वॉयलेटिव, आप लगा ही नहीं सकते लोकल सप्लाई बोल के। बहुत अच्छा है, इसको पढ़िएगा जरूर, हाईलाइटेड भी है, मैं अपलोड करूंगा इसको। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल 286, यहाँ कहीं भी सप्लाई वर्ड लिखा हुआ है? कौन वर्ड? प्लेस ऑफ सप्लाई वर्ड लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कि इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ इनटू और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ आउट ऑफ द टेरिटरी।
है ना, तो सर्विसेज आर ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया बिकॉज ए इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। आपने आर्टिफिशियली उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कर दिया, इन इंडिया कर दिया। अब देखिए गवर्नमेंट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट का ये ना, रेस्पोंडेंट क्या कह रहा है, 3 services that is soliciting purchase orders, promotion and marketing are all conducted within India, though the recipients of services may be outside India. Thus, on the reading of the petition itself, the services do not amount to export. अब ये जो लिखा हुआ है, पिटिशनर ने खुद लिखा है कि क्या क्या फंक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं, जजमेंट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब जो रेस्पोंडेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो ये लिख रहा है कि पिटिशनर का पूरा पढ़ा उन्होंने। क्योंकि कैसे होता है, देखिए जब आप पिटिशन फाइल करते हैं, एक कॉपी उसको जाती है ना पढ़ने हाँ, के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए कॉपी उसको जाएगी। देखिए क्या होता है, ए बी सी, एक मिनट में एक बात बोल देता हूँ फिर आप बताइए। सी ने रिट फाइल किया हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, मान लिया हाई कोर्ट में, सेम प्रोसेस है। अब ये जो रिट फाइल करेगा, एक कॉपी जिसके अगेंस्ट जा रही है उनको एक कॉपी चली जाएगी, ठीक है, इसको एक कॉपी चलेगी, इसको टाइम मिलेगा रिस्पॉन्ड करने के लिए, ये भी एक अपना रिस्पॉन्स फाइल कर देगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हाई कोर्ट के पास सी की कॉपी है और ए की कॉपी, यानी कि किसकी, दोनों कॉपी आ गई, पिटिशनर की कॉपी है और रेस्पोंडेंट की कॉपी। हाँ। अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगा कि ये वाकई ये केस इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ और नॉट। इफ इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ लॉ तो एक सिटिंग होगा, तो रेस्पोंडेंट ये आर्ग्यू कर सकता है, सर दिस डज नॉट इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो वही रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जज मान लेता है कि इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो ये केस एडमिट होता है। बिल्कुल सही। एडमिट होने के बाद हियरिंग शुरू होती है। तो पहली हियरिंग तो इस पे शुरू होती है कि वेदर इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और नॉट। हाँ, उसके बाद जब फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, फिर वो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, फिर क्वेश्चन पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हियरिंग, ठीक है। कौन क्या कहना चाह रहा था, दिनेश जी कुछ कह रहे थे। नहीं नहीं, बराबर है आपने जो बोला। ठीक है। देखिए एज द पिटिशनर, ये रेस्पोंडेंट कह रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट कह रहा है एज द पिटिशनर, जो मैं आपको बार बार भी कह रहा है कि 99.99% इज बीइंग सर्विसेज जो परफॉर्म उस कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्शन है विच आर परफॉर्म्ड इन इंडिया। अब मैं आपके साथ अभी पार्लियामेंट के पावर को कहा कि भैया अनब्रिडल है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, आप पार्लियामेंट को नहीं बता सकते हैं कि मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रखना है, ये पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव है। अदर सबमिशंस, यानी कि बाकी लोगों का सबमिशन डाल दिया, सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने लायक। अब देखिए मैंने कल भी पढ़ाया था, मैं आपको दोबारा पढ़ाता हूँ, इसमें पूरा देखेंगे तो जजमेंट में क्या क्या, अब ये जज कह रहे हैं, इन्होंने सारा आर्टिकल 245 जो जो चैलेंज कर रहा है, जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे इसमें कोट कर दिए हैं, इसीलिए 113 पेज का हो गया है। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी रीजन, ये सारा इन्होंने लिख दिया है। तो आर्टिकल 245 कोट कर दिया, 246 ए कोट कर दिया, 248 249 ये सब कोट कर दिया, 269 ए 286 जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं दोबारा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अब मैं जहां पर वो जजमेंट, देखिए 286 पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, तो जज में कितनी मेहनत कर रहा है सोचिए आप। ये पॉइंट हम लोग बार बार बताते हैं, द पिटिशनर्स कंटेंट दैट एज द रिसिपिएंट ऑफ देयर सर्विसेज
Being a foreign party, the trade in question undertaken by the recipient would neither amount to interstate trade and commerce nor any intrastate. ना इंटर हुआ ना इंट्रा हुआ, तो उस पर जीएसटी लगना चाहिए? ना, नहीं लगना चाहिए। तो खैर उस पिटिशनर कहीं लिखा होगा, लेकिन इसमें डिटेल नहीं है। अब देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंटरमीडियरी, दो, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी, 7 इंटरस्टेट सप्लाई, 8 इंट्रास्टेट सप्लाई, 12 पूरा कोट कर दिया, 13 पूरा कोट कर दिया, 16 ये सब। मैं सीधे आता हूं जो मैं कल बार बार बताने की कोशिश कर रहा था। From the above discussion, what can be discussed, discerned and derived, देखा जा सकता है, is that it is necessary to confine transactions which are clearly transactions in the course of interstate trade or commerce, and more particularly transaction of the export or service as defined in this of the IGST Act, intermediaries to be subjected, relevant and confined only to the, देखिए जो मैं आपको बता रहा था। अब जज ने क्या कहा, बड़ा सिंपल है, बोला सर 2 सबसेक्शन 13 जो इंटरमीडिएट डिफाइन करता है वो कहाँ डिफाइंड है, पहले ये बताइए। आई में डिफाइंड है या सी और एस में डिफाइंड है? इंटरमीडिएट सिर्फ आईजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है, यहां तो डिफाइंड भी नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सिर्फ यहां आईजीएसटी में डिफाइंड है, यहां डिफाइंड ही नहीं है। इंट्रास्टेट यहां डिफाइंड है, इंट्रास्टेट यहां डिफाइंड है, सेक्शन 12 प्लेस ऑफ सप्लाई यहां डिफाइंड है, 13 यहां डिफाइंड है। तो कुछ भी तो ये डिफाइंड नहीं है, तो दोनों में पैरेलल, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या कहे उसको, कौन सा वर्ड यूज करें, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, हाँ यस, कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा है, ये अपना एक स्टैंड अलोन लॉ है। इसीलिए मैंने कहा था कि सी, एस और आई, सबसे पहले आपको आईजीएसटी पढ़ना पड़ेगा जिससे ये डिटरमाइन हो जाए इंटर है या इंट्रा है। अगर इंट्रा है तब आप सी और एस पढ़िए, अगर इंटर है तो आई में ही रहिए, सी और एस में जाने की जरूरत ही नहीं है। जहां तक लेवाई की बात है, प्रोसीजर में आएंगे तो सेक्शन 20 खुद कह रहा है आई का कि भैया रिटर्न फाइल करना है, इसको देख लो, टैक्स पे करना है, यहाँ देख लो, खुद ही कह रहा है कि यहाँ देख लो। लेकिन 7-8 और ये सेक्शन ने कभी नहीं कहा कि भैया जरा सी प्लस एस भी घूम के आओ, देखो इंटरमीडिएट आई में भी डिफाइंड है, सी में भी डिफाइंड है, ऐसा तो नहीं है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही था, देखिए, and it to be subject relevant and confined only to the provisions of IGST Act, and transactions which are in the course of intrastate trade or commerce shall remain confined to the provisions of CGST and MGST Act only. Necessarily, transactions which are intrastate transaction and those which are interstate transaction are required to be compartmentalized so as to be recognized under the separate regimes, and without creation of any fictional incongruity in regard to the regimes, they need to be taxed in the given facts and circumstances. It will be too harsh and not fair to the assessee to suffer any uncertainty in regard to the regime of the assessee would be taxed. Such uncertainty is neither conducive to trade or commerce nor of any real benefit to the interest of the revenue. The intention of the provisions cannot be to generate disputes and litigation, but to have smooth and definite flow under the robust taxing system. तो जज ये कह रहे हैं कि भैया हम एक जजमेंट देंगे, जहां पर अनसर्टेनिटी रहेगी तो ऑब्वियसली ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। In these circumstances, the approach of the court would be by interpretive process to make the provisions of respective element meaningful. अब ये देखिए इंटरप्रिटेशन कैसे करना है कानून का, वो जज ने समझाया कि मैं क्यों ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ। इसी को हम लोग स्पीकिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, जहां पर जब हमने DRC 07 शुड बी स्पीकिंग ऑर्डर, REG जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है दैट शुड बी स्पीकिंग ऑर्डर। अगर स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं होगा तो वो जजमेंट ही नहीं माना जाएगा, जजमेंट क्वैश हो जाएगा वो। तो ये प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन कैसे होगा वो लिखा हुआ है। और जब रिट पिटिशन फाइल किया हुआ पिटिशनर की तरफ से, तो उसने जरूर बताया होगा, उसमें जरूर लिखा होगा कि इंटरप्रिटेशन कैसे करना चाहिए इस कानून का।
देखिए, अब इसके मूल फाइल मिले तब मजा आवे। हाँ वो मिलना नहीं है। वो तो कोर्ट से ही मिलेगी सर, वहां तो मिल जाती है। अच्छा, कोर्ट से मिल जाती है क्या? हाँ हाँ, वहाँ फीस जमा कुछ लगती है, नकल मिल जाती है उसकी। हाँ तो अच्छा है, मिल जाए तो अच्छा है, हम लोग पढ़ लेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक्सपोर्ट और सर्विसेज हैज बीन डिफाइंड ओनली अंडर द आईजीएसटी एक्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, intermediary has been defined for the purpose of IGST under only under IGST Act। याद रखिएगा, ये सब कुछ IGST Act में डिफाइंड है। जब IGST Act में डिफाइंड है तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, कंपार्टमेंटलाइज्ड हैं सारे के सारे। Hence, by legal fiction, although the location of the recipient of service is outside India, that is, the transaction itself is consumed outside India by such fiction, it has been provided that for the purpose of value, the place of supply shall be the location of the supplier of intermediary service। जज मान लिया, क्या मान लिया कि लीगल लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, लेकिन बाय लीगल फिक्शन उसको क्या मान लिया, कहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई कर दिया गया, इंटरमीडियरी सर्विसेज का लोकेशन कर दिया गया। तो वो गलत नहीं मानता कि हाँ ये फिक्शन क्रिएट हो सकता है। तो सर इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो बेसिक पर्पस है, लॉ का बेसिक इंटेंट है, उसको भी ओवरराइड कर सकते हैं अपन एक प्रोविजन Yes. डाल के। यस, कानून में पॉसिबल है। अगर वो यहाँ पर लिख देता रिसिपेंट, जो चार्ज अगर जो दे रहा है वही रिसिपेंट कहलाएगा, तो इसका वो चेंज हो जाता पूरा जजमेंट। क्या क्या फिर से कहिए। मैं ये कह रहा हूँ, यदि पेटिशनर ये प्रूफ कर देता कि जो पैसा देता है वही उसका रिसीवर माना जाता है, रिसिपेंट माना जाता है, हाँ, अगर वो लिखता तो क्या ये चेंज हो जाता? मैं भी पता नहीं, हम लोगों को तो पढ़ा नहीं है, लिखा जरूर होगा, लेकिन क्योंकि वो लाइन इस पूरे ऑर्डर में 113 पन्ने में कहीं आई नहीं है। हाँ, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट और लोकेशन ऑफ सप्लायर सर्विस जज ने तो कोट किया है। अगर हाँ। जज ने कोट किया है तो ऑब्वियसली ये जरूर से पिटिशनर ने लिखा होगा, मतलब मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेस्पोंडेंट जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का सारा एक्शन 99.99% एक्शन कहाँ हुआ है, इंडिया। तो ये कंज्यूम कहाँ हुआ है, इंडिया में। इंडिया। सी कोई मान रहा है, वो इंटरमीडियरी कोई बात नहीं। लेकिन हमारा ये मानना है कि भैया कंजम्पशन तो वो करेगा जिसने पैसा दिया है। हाँ। हमारा मानना तो बड़ा सिंपल सा यही है, और हम लोग आईजीएसटी एक्ट में ये पूरा यही करते भी आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस तरह से लिखा गया और क्या लिखा गया। और मुझे तो लगता है कि अच्छा ही लिखा गया होगा, बहुत अच्छा लिखा गया होगा। हम लोग तो उतना नहीं सोच पाएंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे रिट को तब पता लगेगा कि क्या क्या अपने में से दिल्ली में कौन रहता है? देखते हैं। या नहीं, मतलब अपने इस ग्रुप में। ग्रुप में दिल्ली में कौन है? प्रवीण जी हैं। नाम सर। हाँ, प्रवीण जी हैं, महेश जी हैं। तो प्रवीण जी के कोई मित्र हैं सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, वो तो मैं निकाल लूंगा, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। कोई जूनियर हो और हो कोई हाँ। हो? नहीं, वो हमारे मित्र बहुत है, हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, प्रोसेस मुझे नहीं पता, लेकिन पूछना पड़ेगा। अभी आखिरी ऑर्डर पढ़ लेता हूँ। द प्रोविजंस एक छोटी सी उसकी फीस लगती है और कुछ नहीं। ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज बी एंड 8(2) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट आर लीगल, वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, provided that the provisions of this are confined in their operation to the provisions of IGST Act only, and the same cannot be made applicable for the levy of tax on service under the CGST and MGST Act। तो जब तक ये दोनों सिर्फ और सिर्फ IGST एक्ट में हैं, तब तक ये लीगल है, वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या अल्टीमेट बेनिफिट तो मिला? अल्टीमेट बेनिफिट कहाँ मिला? नहीं मिला। नहीं मिला, ना। मतलब देखिए, जीएसटी देना पड़ेगा उसको। हाँ दिया है उसने, प्रोटेस्ट जो जमा किया वो जमा जब्त हो गया। अब तो जब्त हो गया तो। इस जजमेंट को पढ़ने से सिर्फ ये आपको मिलता है कि आप अपने सोच का दायरा कैसे बढ़ाएं यस, ये और एक्सेप्शनल सोच कैसे है। आपको सोचना है। यूएआई है ना, यूनियन ऑफ इंडिया। नहीं, उससे कोई कल- फर्क नहीं पड़ता। कल जो पढ़ रहे थे अच्छा, सर वो हाँ, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे का, सो सॉरी। वही बॉम्बे अच्छा। हाईकोर्ट का है सर ये जजमेंट।
हाँ, तो अब ये चैलेंज अगर प्रैक्टिशनर जाएगा तो जाएगा। ओहो, नहीं नहीं जाएंगे सर, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जो बीपीओ केपीओ मुंबई में बहुत हैं, हम्म। और वही लोग, उनका एसोसिएशन गया था उनके बिहाफ में ये केस के लिए। अभी इन लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ओह। और अगर नहीं जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी बीपीओ केपीओ मर जाएंगे, बंद करना पड़ेगा इनको। बॉम्बे का, ओके ओके। तब तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट से निकलेगा। सर ये 13(8) भी कुछ अलग ही बना रखा है मुझे लग रहा है। मतलब नहीं सर, अब तक जो हमने पढ़ा है, जो मैं कल भी कह रहा था कि 13 में अगर पीओएस आ जाता है तो वो इंट्रास्टेट नहीं हो सकता, पहली चीज। हम्म, हम यही तो डिस्कस कर रहे थे अब तक। भाई सर सेक्शन 13 ही सर जो ये कह रहा है कि ये हमेशा इंटर ही माना जाएगा, इंट्रा नहीं माना जाएगा। अब इसमें इंट्रास्टेट मान के C++ लगा रहे हैं, पहली चीज। इसको या तो एक्सेप्शन, आप 12 में सर सर डाले सर होते। कैसा है, दूसरी चीज, एक्सेप्शन है वहां पे। एटलीस्ट दो पार्टी इन इंडिया है, इसी की वजह से सी और एस लगा रहे हैं, आप देखिए ना। नहीं वो तो नहीं, ठीक है, अभी वो वो बात लोकेशन नहीं ऑफ कह रहा सप्लायर हूँ। को ही लोग सेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई मान रहे हैं सेक्शन इस वजह से। 13 जब आप लिख देंगे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही होगा। इंटरमीडिएटरी सर सर्विस टैक्स के जमाने से चलते आ रहा है। यस, सेम प्रोविजन चल रहा है। और सर दूसरा इसमें है कि रेसिपिएंट की कंसेप्ट को ही खत्म कर दिया इस सेक्शन में। जो अब तक जो हमारा बेसिक टेनेट था कि भाई पूरे जीएसटी लॉ में रेसिपिएंट जहां पर होगा, जो कंज्यूम करेगा वही जो पैसा देगा वही कंज्यूमर है। वही कंज्यूमर है, तो उसको भी ओवरराइड कर दिया इस सेक्शन ने। करेक्ट करेक्ट। और जो इन प्लेस ऑफ सप्लाई वाला जो है उसको भी दरकिनार कर दिया है, तो नहीं दोनों तो ऐसा चीजें। एक बात बताइए, ऐसा तो इमोल प्रॉपर्टी में भी है। लिविंग मैं फिक्शन। मैं दिल्ली का महाराष्ट्र में जाके प्रॉपर्टी होटल में रूम बुक करता हूँ, तो C++ लगा देता है या नहीं लगा देता है? नहीं सर, हाँ। सेक्शन 13 की बात कर रहे हैं ना। अरे भैया, नहीं, जब आप ये कह रहे हैं कि लोकेशन और रिसिपिएंट का जो बेसिक टेनेंट है वही खत्म कर दिया, तो सेक्शन 12 में भी है, लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी है। तो मैं पैसा, दिल्ली वाला महाराष्ट्र में एक होटल में रह रहा हूँ, तो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो मेरा लोकेशन होना चाहिए। हम्म, वो तो वहां भी है और कई जगह है। तो लेकिन सर सर इसमें जो आर्गुमेंट है, वहां पर सर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी है, इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो हाँ, वो सर्विसेज वहां दी जा रही है सर। वो जो बेसिक तो जो यही, उसका वहाँ हो अगर आप यही चीज कह रहे हैं कि सर जहां पर प्रॉपर्टी लोकेटेड, क्योंकि वहीं पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो मैं बार बार इस जजमेंट में यही तो बोल रहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट का सारा एक्शन, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, टेकिंग परचेज ऑर्डर्स, 99.9% इज बीइंग अंडरटेकन इन इंडिया। सिर्फ अगर पेमेंट भी इंडिया में आ रहा है, सिर्फ लोकेशन ऑफ जो रिसिपिएंट है वो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। सर अगर दोनों आउटसाइड इंडिया रहे, रिसिपेंट और सिर्फ कमीशन एजेंट इंडिया में रहे, लाइक सी, ए और बी दोनों अब तो आउटसाइड एग्जाम्पशन इंडिया, दे ही दिया, 12 दोनों। सीरियल नंबर 12AA में तो एग्जाम्पशन दे ही दिया अगर कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया है तो। नहीं सर, इसमें एक लेट्स सपोज सी जो है वो सोशल मार्केटिंग कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, और उससे ऑल ओवर द वर्ल्ड के कस्टमर उसके के पास जा रहे हैं। ठीक है, उस केस में तो उस केस में वो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। जो कस्टमर्स आउटसाइड इंडिया है उससे रिलेटेड जो कमीशन है, एक बात, कमीशन नहीं एक होगा ना मिनट रुक सर जाइए, वो एक तो। मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। ये डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरमीडियरी में, ए कस्टमर्स और सी, ये क्या कर रहा है? डिजिटल मार्केटिंग कर रहा ये डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहा है, ये ए के बिहाफ पे कर रहा है। है, एक भी आपका कर रहा है। क्या ये डिजिटल मार्केटिंग करके क्या ये कस्टमर्स को अपने वेबसाइट में बुलाता है फिर इसको देता है, या फिर ये कस्टमर डायरेक्ट इसको कांटेक्ट करता है विदाउट बीइंग? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा ना सर ये को। अच्छा, मान लीजिए डायरेक्ट कन्वर्ट, तब तो फिर सी सी का जो ये फॉरेन एक्सचेंज होगा ये इंटरमीडिएट कहलाएगा ही नहीं। ये इंटरमीडिएट वो दो को मिला रहा है सर, लेकिन नहीं मिला रहा है। लेकिन सर नहीं, ऐड तो आप एक ही चला रहा है समझिए, ना। आप समझिए इस चीज को, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ इंटरमीडिएट के डेफिनेशन को। ए कस्टमर्स, एक चीज हमने बताई थी, सी का कस्टमर कौन है? ए है। हम्म, ये जो था ये भी इसका कस्टमर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं सर, सी हाँ का हाँ। तो
यस यस होना चाहिए, दोनों हाँ होने चाहिए। ठीक है। दोनों होने सर चाहिए। सर सर, हमारे केस में कैसा है, जिसका हाँ हम लोग काम करते हैं अभी प्रेजेंट केस में, ए हाँ बैठा है यूके में बैठा है सर, और ए के जो क्लाइंट है बी सी डी जो भी रहेंगे वो भी यूके में ही है, तो हाँ सी उनको यहाँ से सर्विस देता है। ठीक है। लेकिन बी और सी से कोई मतलब उनसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हमारा काम सिर्फ ए से है। एक हमको जो इंस्ट्रक्शन देता है हम उसी हिसाब से काम करते हैं, पैसा भी हमको ए देता है। तो हाँ ये केस में हमने ऑफिसर को समझाया तो उसने हमको एलयूटी का रिफंड ग्रांट किया। हाँ अदरवाइज वो भी देने को तैयार नहीं था, बोलता ये एक्सपर्ट ऑफ सर्विस ही नहीं है, वो भी इंटरमीडिएटरी लगा रहा था वो। हाँ हाँ। अब देखिए, ये हमने किताब में जो चेंजेस किए वो हमने लिख दिया। इन इंडिया लोकेशन रिसिपिएंट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया इंटर 75C C+S आर्ग्यू इट इज ए केस ऑफ नॉन लेवाई, और ये वाला जजमेंट आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर और इंटरमीडिएटरी को सर डेफिनेशन में लिखा है दैट इज ब्रोकर। जहाँ पे आपने केस लॉ डाल रखा है उसमें शायद सुप्रीम कोर्ट लिख रखा है। वहाँ महाराष्ट्र हाई कोर्ट कर दीजिए। थैंक यू। बॉम्बे हाई कोर्ट। सर इंटरमीडिएटरी का सर डेफिनेशन देखिए ना। एक बार वहाँ पढ़ो। तो ब्रोकर एजेंट सब लिखा हुआ है, चाहे किसी भी नाम से पुकारें। यस सर, देखिए वहां पे अगर ये कुछ उसको मिलता जुलता आ गया तो वहाँ खत्म। ये एग्जाम्पशन हो गया। ये हमने ये एग्जाम्पशन का लिख दिया कि लोकेशन ऑफ कस्टमर अगर आउटसाइड इंडिया है तो एग्जाम्पशन है, लोकेशन ऑफ कस्टमर इन इंडिया है तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। और ये जो सर्कुलर जो विड्रॉ हुआ था, जो अमित जी जो आप बोल रहे हैं कि अब तो ये बैकएंड सर्विस ये सब जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये क्या था, इंटरमीडियरी था। हाँ ये सर्कुलर विड्रॉ हो गया है तो अब ये इंटरमीडियरी नहीं है। This circular is treating every BPO as an intermediary, in spite of the fact that they were not facilitating any transaction between two persons. In fact, they were supplying services to existing customers of principal. यस यस सर। ठीक है, ये तो हमने लिख ही दिया जो आप बोल रहे हैं। तो उसको इंटरमीडियरी होने के लिए उसको नए कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे। वो एग्जिस्टिंग कस्टमर जो एग्जिस्टिंग उसी का कस्टमर को सप्लाई कर रहा है तो वो इंटरमीडियरी नहीं कराएगा। हमने इसी पॉइंट पे लड़ा था सर। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, टू हिज हाँ ओन अकाउंट, यही हाँ उसको ठीक से समझाया था। उसको समझाया, वो बोलता है नहीं आप भी तो वही कर रहे हो, आप भी तो अरेंज कर रहे हो, फैसिलिटी दे रहे हो, अकाउंटिंग सर्विस दे रहे हो, और जो भी यूके के लिए दे रहे हो यही सब तो कर। बेसिकली क्या हाँ होता है सर, ऑफिसर आर्ग्यू यही करता है कि आप इंटरमिलिट्री हो, हम रिफंड नहीं देंगे। लेकिन हमने जब उसको ये आखिरी लाइन समझाई थी ना, गुड्स सर सर्विसेज और वो ऑन हिज ओन अकाउंट, हम किसी कैसे एक के समझाइए, लिए कुछ काम लिख के दिया या कैसे किया? नहीं, हमने कम से कम 6 पेज का एक वो दिया था सर, सबमिशन दिया था। दीजिएगा ना, एक बार हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी देख ओके सर। चलिए, और कुछ सर कैसा लगा जजमेंट जो हमने पढ़ा, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत बढ़िया सर। सर मेरा एक केस है। बहुत मजा आ गया। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी सर, जैसे अभी यूएसए में एक कंपनी, जैसे मैंने कल भी बात की थी, एक पर्सन ने एलएलसी फॉर्म फ्रेम किया हम्म और इंडिया में भी वो अपना बिजनेस कर रहा है। हम्म दोनों जगह वो सेम है, मतलब वहाँ भी वो एलएलसी में भी मेंबर है और यहाँ अपना प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है। तो वो क्या करता है, यूएस के कस्टमर्स को सर्विस देता है यहाँ से, इंडिया से। हम्म अब सर्विस कैसे, वो टिकटिंग, ट्रेवल बुकिंग, टूर बुकिंग की सर्विस दे रहा है। हम्म। तो उसके लिए वो जो एडवर्टीजमेंट है वो भी यहाँ से रन कर रहा है, गूगल एड से उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है अच्छा इंडिया में। अच्छा। जो प्रोप्राइटर है वो अपना यहाँ पर गूगल एड से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, यहाँ पर ही गूगल एड्स को पेमेंट करता है। कस्टमर उसके बनते हैं यूएस में, हाँ यूएस के कस्टमर्स पेमेंट करते हैं एलएलसी को यूएसए में। ठीक है।
ठीक है, फिर वहां से एलएलसी पेमेंट करती है यहाँ पर इंडिया में। अच्छा रुकिए मैं लिखता हूँ, एक ए है, ये बी है, भले एलएलसी और डिफरेंट पर्सन हो गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये आउटसाइड इंडिया, ये इंडिया, ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, ठीक बात है। नहीं सर, वो नहीं कर रहा डिजिटल ये नहीं मार्केटिंग। कर रहा है, कौन कर रहा है? इंडिया, अच्छा ये इंडिया में जो है वो कर रहा है, ठीक है। यही कर रहा है ठीक ना। है, हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, गूगल बुकिंग भी यही कर रहा है सर्विस की। बुकिंग मतलब? मतलब जो बी बी जो कस्टमर है, बी आपने कस्टमर लिखा है या यूएस की एंटिटी लिखा है? यूएस की एंटिटी, कस्टमर्स यहाँ हाँ, लिखते हैं। हाँ कस्टमर यहाँ हो गए। हाँ, अब कस्टमर क्या करता है? कस्टमर, इसमें ए ने एक वेबसाइट मेंटेन की हुई है। ये वेबसाइट कौन ऑन करता है? वेबसाइट ए ऑन कर रहा है। वेबसाइट ए ऑन कर रहा है, हम्म। श्योर है? इसके बारे में थोड़ा सा है मुझे, लेकिन मैं पूछ लूंगा। हाँ मैं पूछ लूंगा, क्योंकि जो वेबसाइट है वो बी के नाम से है। हाँ, हाँ, देख लीजिए यार, चलिए दोनों केस ले लेते हैं। हाँ, वेबसाइट बी के नाम से है, वेबसाइट लेकिन उसको ऑपरेट ए कर रहा है। है, ऑपरेट ए करता है नहीं उसको। छोड़िए छोड़िए, वेबसाइट, वेबसाइट बी के नाम पे है ना, वेबसाइट का बी नाम के नाम क्या है? वेबसाइट का नाम क्या है? पे माई फेयर डील ऐसे करके है। पूरा सही नाम बताइए। माई फेयर डील, आप गूगल करके देखिए, पूरा नाम तो नहीं पता मुझे। myfairdeal.com यही है? नहीं, ये नहीं होगी शायद। हाँ, ये हो सकती है शायद। मैं कॉन्टेक्ट उसका अस में आज तो एक बार बेंगलोर दोबारा, कर्नाटका लिख रहा है। नहीं ये नहीं है, यूएसए की है। माई फेयर डील यूएसए करके डालिए ना सर। चलिए कोई बात नहीं, तो वेबसाइट का तो ओनरशिप यहाँ से पता भी लग जाता है। हम्म, मैं उससे एक बार देख लूंगा क्या है वेबसाइट का। तो लेट्स सपोज वो यूएसए ऑन हाँ, करता है उसको। ए बी, वेबसाइट ओन बाय बी, ठीक है, बी। आगे। अब ए गूगल एड्स चलाता है इस वेबसाइट का, ठीक है। हम्म। पैसा कौन दे रहा है? पैसा ये दे रहा। इस गूगल एड्स के लिए, हम्म। ठीक है। यहाँ पर कस्टमर्स ऑफ यूएसए है ना, हम्म। इस वेबसाइट में जाके हम्म। बुकिंग करते हैं। बुकिंग करते हैं, ठीक है। हम्म। वो तो पेमेंट जाती है बी को। इसमें देखिएगा, इसका जो पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट ऑब्वियसली बी का पेमेंट गेटवे लगा होगा। बी का पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, हाँ, राइट। बी का पेमेंट गेट, तो ये इसको पैसा आ जाता है, हम्म। ठीक है। अब पैसा आने के बाद फिर बी ए को यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, जो बैलेंस रहता है टिकटिंग एयरलाइन को पे करने के बाद। बी का जो बैलेंस है वो यहाँ रेमिट हो जाता है ए के यहाँ अकाउंट में। हाँ जी। ओके, ओके। तो बी के लिए ये ए का आउटवर्ड सप्लाई है ना? ये इनवर्ट सप्लाई, ये ए के लिए इनवर्ट सप्लाई हो गया। नहीं, ए के लिए आउटवर्ड सप्लाई है, ये बी के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा हाँ, ये कह सकते हैं। है ना। बी के लिए इनवर्ट सप्लाई है। लेकिन ये बुक ए करता है अपनी बुक्स में पेमेंट, क्योंकि ए दे रहा है इसकी। ए दे रहा है, लेकिन इसका पैसा तो आ रहा है ना इसको। नहीं, गूगल एड्स से तो कस्टमर बन रहे हैं। गूगल एड्स चल रही है तो ए पेमेंट कर रहा है गूगल एड्स को। नहीं, आप समझे नहीं। तो इनपुट सर्विस हो गई उसकी। इनपुट नहीं, सर्विस हो गई ए के लिए। अरे आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए ए का बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। हम्म। हम्म। ए खर्चा कर रहा है गूगल एड्स में, यस। हाँ, वो इनपुट सर्विस हो गई। ये तो इनपुट हो गई, चलिए कोई बात नहीं। हम्म। लेकिन ये किसके लिए खर्चा कर रहा है? ऑन बिहाफ ऑफ बी। बी के लिए। हम्म। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है ना। हाँ, ऑब्वियसली प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, वाकई में एक्चुअली। तो हाँ, तो वो तो बी तो क्या होगा, तो उसका जो भी जो सर्विस चार्ज होगा वो देगा। सर्विस प्रोवाइडेड टू बी, हम्म। हाँ। ठीक है।
अब ये सर्विस प्रोवाइडेड टू बी एक्चुअल में इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा कि हम गूगल एड्स ये सब करेंगे, नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिलेगी भी नहीं। नहीं ठीक है, बात है। पेमेंट तो आ रही है वहां से। अरे सुनिए तो सही, ये एंट्री थोड़ी मिलेगी। अब ये पेमेंट की एंट्री आप जो वहां से आ रही है उसकी एंट्री क्या किस ले जाएगी? इनवॉइस रेज करते हैं। इनवॉइस रेज करते हैं ना आप? क्या इनवॉइस में गूगल एड्स भी लिखते हैं क्या आप? नहीं, नहीं लिखते। आप सिंपल एक इनवॉइस रेज कर देते हैं। आप मान सेल ऑफ सर्विसेज की इनवॉइस रेज करते है ना, इसमें आप टिकट बुकिंग भी नहीं लिखते होंगे। टिकट बुकिंग लिखते हैं, टूर बुकिंग मत टिकट बुकिंग लिखते हैं। हाँ जी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो सेल और सर्विस टिकट बुकिंग के अगेंस्ट आपको मान लीजिए $10,000 मिला और यहाँ पर गूगल एड्स में मान लीजिए आपने $100 खर्चा किया, यही तो है। तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा ना सर? हाँ जी, सेल ऑफ टिकट बुकिंग के लिए जो $50,000 आया है वो नहीं नहीं खरीदने बी के लिए भी इसको पेमेंट? नहीं 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 बी तो नेट उसको रिमिट कर देता है। अच्छा, बी ये आप ए में ए के पी एल अकाउंट $50,000 लिखा, तो मैंने सोचा ए के एक्सपेंस भी होना चाहिए टिकट बुकिंग का। हाँ हाँ हाँ, वो तो बी एम्प्लॉइज भी हैं यहाँ पर, एम्प्लॉइज को छोड़िए एम्प्लॉइज को मतलब नहीं है। बी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा तो ऑब्वियसली परचेज ऑफ टिकट्स यहाँ लिखेगा, सेल ऑफ टिकट्स यहाँ लिखेगा, फिर जो बचेगा इसके जितना भी बचेगा यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा। यही तो हो रहा होगा। ठीक है, अब कहानी ये है कि क्या ए इसके लिए क्योंकि आपने इसको बाइफरकेट नहीं किया है, क्या ए विल बिकम एन इंटरमीडियरी? क्योंकि गूगल एड्स का जो इनवॉइस आएगा ना सर, वो ए के नाम में ही आएगा, IGST लगकर, और ए विल क्लेम द ITC। नहीं ठीक है, वो तो ठीक है। सर पहले तो बात, अब जो एक बार जिक्र करना चाहेंगे 12AA वाला जो है उसको एक बार पकड़िए इसमें। हाँ 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 हाँ, क्योंकि 12AA वाला सिर्फ गुड्स के लिए है, सर्विसेज के लिए तो है भी नहीं है। अच्छा सर इसमें बी इंटरमीडिएट नहीं बन सकता ए का, कि बस वो पेमेंट कलेक्ट करके दे रहा हो? बी इंटरमीडिएट बन जाए तो बहुत बड़ी, फिर तो इंडिया में टैक्स लगना नहीं है, फिर यूएस से जाना। वही तो, बस ए एड रन कर रहा है, पेमेंट ए के पास आ रही है, बस बी पेमेंट एड रन करना, देखिए पहला तो ये है कि एड रन करना क्या इंटरमीडिएट के डेफिनेशन में सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में आएगा? एड रन नहीं, है बिल्कुल नहीं सर। इंटरमीडिएट में लिखा है क्या चीज, जो इंटरमीडिएट मतलब क्या है वो लिखा है, बिल्कुल नहीं आएगा सर। लगता तो नहीं है। अरेंजिंग सर एंड वो फैसिलिटिंग ऑफ बिटवीन 2 पर्सन, ये क्या कर रहा है? 2% फैसिलिटेशन कर नहीं रहा है, अरेंज कुछ कर नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, करेक्ट। कुछ नहीं आएगा ही नहीं है वहां पे। टिकट्स भी बुकिंग यहीं से हो रही है फिर। टिकट की बुकिंग तो कस्टमर अपने आप वेबसाइट में जाके कर रहा है, वो वर्ल्ड ओवर कहीं भी जाके करे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, ए के पास आती है वो। क्या चीज? तो ये मतलब वेबसाइट पे आती है टिकट की बुकिंग, तो अगर अरे प्रवीण जी, आप जबरदस्ती इंटरमीडिएट बनाने में तुले हुए मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सर, मैं फैक्ट बता रहा हूँ मैं सर। सही बता रहा हूँ आपको। मैं एक सेमिनार ले रहा था दिल्ली में, वो फेक इनवॉइसेस का केस था, मैं तरीके बता रहा था ऐसे बच सकते हैं, बोला नहीं सर यहाँ ये भी गड़बड़ है, फिर बोला ऐसे, बोला नहीं ये भी गड़बड़ है, हम लोग आप उसको जेल भेजी दो, फिर आप क्या कर सकते हैं? नहीं सर, फैक्ट तो लेने पड़ेंगे ना सर सारे। अरे जब आपको ये कहा गया अरेंजेज और फैसिलिटेड है ही नहीं, फिर भी आप बोल रहे हैं नहीं, दूसरा एक आपने फैक्ट घुसा दिया। गूगल ऐड करने से कस्टमर वेबसाइट में आता है तो क्या ये अरेंजमेंट और फैसिलिटेशन है दो लोगों के बीच में? मैंने आपको बताया था अरेंजमेंट और फैसिलिटेशन का मतलब ये होता है कि ये दो लोगों को मिलाएगा, इसके प्रोडक्ट के बारे में इसको बैठ के बताएगा, ये सब कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इंटरमीडिएट कैसे हो सकता है? शायद सर इसका वीडियो भी आपने बना के अपलोड किया है इंटरमीडिएट का सर। हाँ वो पुराना वाला था। यस। खैर अब तो नए फैक्ट्स आ गए, वो पुराना वाला वीडियो अब उतना रिलेवेंट रहा नहीं। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं। इसको सर मैं कल एक बार उससे पूछ लूंगा, वेबसाइट वगैरह की वेबसाइट चाहे किसी का भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरमीडिएट तो नहीं है, बाकी और कुछ हो सकता है तो पता नहीं। इसको भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में ले रहे हैं, LUT फाइल किया हुआ, तो नहीं ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं।
हाँ, लेकिन वेबसाइट का ओनरशिप डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। हाँ वो एक बार तो ओनरशिप बी का ही पास होगा। पेमेंट गेटवे अगर बाहर का ही लगा हुआ है तो ए ओनर हो ही नहीं सकता, पेमेंट गेटवे वाला आपको देगा ही नहीं। हाँ तो वो बाहर वाला ही लगा हुआ, हाँ, पेमेंट तो बाहर डायरेक्ट नहीं आता। इसमें मतलब मैं जितना वेबसाइट को मैंने ऑपरेट करता हूँ, जो अभी पेमेंट गेटवे ये सब मैंने लिया हुआ है, तो मुझे इतना आइडिया है, लेकिन फिर भी बट यू कैन चेक। और बताइए। सर एक क्वेश्चन है, हाँ, मैं एक ट्रेडर बाहर से गुड्स मंगाता है, मतलब परचेज करता है, जैसे इंपोर्ट कर शुगर, रहा है। नहीं इंपोर्ट नहीं है सर, है विद इन इंडिया ही, अच्छा। आउटसाइड स्टेट से मंगा रहा है। हम्म, शुगर का एग्जांपल है, शुगर मंगाता है, हाँ मान लो गाजियाबाद का है, मैं दिल्ली से मंगा रहा हूँ। हाँ तो जब मैं मंगाता हूँ, तो जो मेरे कस्टमर है, मैं क्या हाँ। करता हूँ, उसी ट्रक से माल अनलोड करा देता हूँ, मेरे आसपास ही है, मतलब विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में है। अच्छा। उन कस्टमर को भी माल अनलोड करा दिया जितना उनको देना है, बाकी बचा हुआ मैंने अपने गोडाउन में रिसीव कर लिया। ओके। अब जो मैं अपने कस्टमर को माल देता हूँ, वो 50,000 से ज्यादा है, हम्म। बिल तो मैं बना दूंगा, बट क्या इस केस में ई वे बिल भी बनाऊं उनके लिए, कैसे हो? बताइए। प्लीज बताइए बाकी लोग। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोग को? लेकिन हाँ डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से करेंगे? उसको तकलीफ दिक्कत तो ये, और जी लोडिंग तो एक ही गाड़ी में होता है। जी, एक ही गाड़ी में आ रहा है, दिल्ली से गाजियाबाद आ रहा है। दिल्ली से गाजियाबाद आ रहा है, बीच बीच में जो अच्छा, कस्टमर्स हैं उनको जी वो छोड़ 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 के आ दिया, रहे हैं। बाकी कुछ गोडाउन में अपना रख लिया जो बच गया। जी जी जी। अब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ई वे बिल की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल वो है। तो सर है ही, तो है। और दिल्ली से गाजियाबाद में तो ई वे बिल उन्होंने बना के दिया, ये माल आ रहा है। हाँ। हाँ। लेकिन जो ये छोटे छोटे कस्टमर है, अब इनको सप्लाई मैं कर रहा हूँ, गाजियाबाद वाला सप्लाई कर रहा है गाजियाबाद में ही। अच्छा, ई वे बिल बना है गाजियाबाद के आपके डेस्टिनेशन तक का? जी जी जी, ये बना हुआ है। कस्टमर तो सुनिए कस्टमर के मेरे, डेस्टिनेशन का नहीं बना है, तो आप क्या करते हैं, इधर 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 फिर यहाँ आ रहा है। जी 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 और होना सर क्या चाहिए था, ये पूरा का पूरा ईवी बिल के अकॉर्डिंग यहाँ अनलोड होना चाहिए था, उसके बाद यहाँ जाना चाहिए सर था। यहाँ से सर वापस जाना चाहिए था। सर मैं हाँ, ये कह रहा हूँ, अनलोड की कोई जरूरत नहीं है। अगर ट्रक इनके दुकान तक आ गया तो ये क्या करें, ये एक डिलीवरी चालान बना लें और लाइन सेल कर लें। लेकिन ट्रक आएगा नहीं ना सर, वो बीच रास्ते में ही है ना ये। नहीं नहीं, ट्रक से पहले आप गाजियाबाद ला रहे हैं ना, नहीं, ऐसा नहीं चलते सर, अपन बीच रास्ते में ये पकड़ के चलते ना। तो फिर अब ये डिलीवरी चालान बना दे, रास्ते में उतारते जाए लाइन सेल का। हाँ, यहाँ पर गाजियाबाद में लाइन से कितना मेहनत करेंगे भैया, बिजनेस कर रहे हैं या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है ये। सर जी इज ऑफ ये डूइंग मतलब कितना, बिजनेस। मतलब आप सोचिए, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जी 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 कि जी। मैं यहाँ लेके आऊं, फिर और फिर आप ये कह रहे हैं कि ई वे बिल यहाँ बना दीजिए। वैसे तो रिक्वायरमेंट लग रही है। एज सर पर लॉ रिक्वायरमेंट तो है ही है, लेकिन अच्छा ये, मजबूरी अच्छा ये है कि एक बात बता दीजिए, इन सबको जो माल, इन सबका 50,000 से ज्यादा है क्या? जी जी जी, हाँ, बोला तभी ना। तो बता रही, अदरवाइज तो फिर जरूरत ही नहीं थी, फिर तो मैं एक सिंपल बिल इशू करता, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी लाइन सेल का बनाएंगे, लाइन, तो इनको इनवॉइस, तो इनका तो इनवॉइस बनाया गया होगा ना आपका? इनवॉइस, बनाया गया। इनवॉइस बनता है, ई वे बिल क्या इशू आ रहा है सर, ई वे बिल में कैसे बनाए क्या? अरे यार ईबे बिल भी उसी ट्रक से बना दो ना, नंबर डाल के, क्या दिक्कत आप, है वो। यस यस यस, ईवे बिल उसी में माल सेम से मैंने ट्रक माल नंबर भेज डालो। दिया सब जगह। अच्छा आ- अच्छा। आपका सर, सर ने जैसा कहा, राजेश सर ने, जैसा भी जैसे आप डिलीवरी होने वाला है, आप बिल बना दो, ईवे बिल बना दो, सेम गाड़ी नंबर डालो और उसको ट्रैक करो, कोई इशू नहीं आएगा। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। ओके सर, ओके। रिकंसिलेशन रिकंसिलेशन करना पड़ेगा, गाड़ी पकड़ लिया तो इसका इतना कम किया, ये इसका ये भी इनवॉइस ये है, इसका कम है। यस। जैसे डेस्टिनेशन पे आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे तो कम होता जाएगा गाड़ी से जी जी क्वांटिटी। देखिए वो लाइन सेल का मतलब यही है कि तो लाइन उसमें सेल का एक तो एक हाँ, डिलीवरी चालान जहां जहां उतारते जा रहे हैं, उतना नहीं नहीं, उतना तो इनका ध्यान लाइन से। सेल नहीं बनेगा राजेश जी, क्योंकि इनका ऑलरेडी इनवॉइसेस बना हुआ है। बन चुका है। सर मतलब अभी दिल्ली से निकला और गाजियाबाद के बीच में डिलीवरी देना है, तो हम्म। जहां पे भी गाड़ी रुकेगा डिलीवरी देना है, इमिडिएटली वहां का ईवे बिल और ये बनाइए, देखिए मतलब गाजियाबाद से बनेगा, बीच के जो रास्ता रहेगा। प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि जहां नॉर्मली का ये जो प्लेस
जीएसटी वाले क्या देखते हैं, गाड़ी का मूवमेंट हुआ है कि नहीं वही देखते हैं, बाकी और वो कुछ नहीं देखते हैं। मैंने इन्वेस्टिगेशन हैंडल किया था, तो उनका यही कहना था कि आपकी गाड़ी ये टोल से क्रॉस हुई कि नहीं हमको वही बताओ, और आपका तो सब कुछ हुआ है, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, 100% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो सारे कस्टमर हैं ये विद इन 1 किलोमीटर है मेरे रजिस्टर्ड प्लेस के, जो लोकल कस्टमर है। तो मैं क्या माल करता क्या है, माल क्या है? हूँ, चीनी चीनी शुगर। अरे यार, तो कह दो ठेले से भेजे हैं, काम खत्म। सर नहीं नहीं, रास्ते में पकड़ लेगा तब क्या ठेला काम आएगा? बात ये है ना कि 50,000 सर नहीं सर, रास्ते में क्या पकड़ लेगा? रास्ते में तो उसका बिल बनाइए, ये भी बिल बनाइए। नहीं सर, अगर बीच रास्ते में उतार रहा है तो वहीं बीच पे बोला रास्ते आप में क्यों फिर उतर, वो सेल करे, फिर सेल दिखावे। तो इनका सेल बिल तो बनाना ही पड़ेगा ना सर, अरे एक सेल बिल तो सॉल्यूशन निकल कंपलसरी। गया, फिर हम लोग इतना क्यों टान रहे हैं? जब सेम ईवे बिल बनेगा सेम ट्रक पे, काम खत्म। हाँ, चलिए और कुछ डिस्कस करते हैं। सर एक क्वेश्चन ये बताइए हाँ। कि मेरी गाड़ी पकड़ी गई, हम्म। उस पे उसने ओनर ऑफ द गुड्स न मानते हुए उसने टैक्स इम्पोज कर दिया। अच्छा। उसमें मेरा टैक्स इनवॉइस था, तो ओनर ऑफ द गुड्स मैं हूँ। हाँ। उसके बावजूद वो मेरे लिखित सबमिशन के बाद उसने कहा कि मैं ओनर ऑफ द गुड्स नहीं मानता हूँ। हाँ। मैं अपील चला गया। अच्छा। अपील वाले ने भी यही कहा कि मैं आपको ओनर ऑफ द गुड्स नहीं मानता हूँ, मेरे सबमिशन को हाँ। हटा दिया। अच्छा। और ये दबाव बना रहा है कि आप पैसा जमा कर दीजिए, गाड़ी छोड़ा लीजिए। अच्छा। अपीली अधिकारी भी यही चाह रहे थे। ओके। तो जब हमने चिट्ठी और लिखा पढ़ी कर दी चारों तरफ, हाँ। तो जल्दी जल्दी 25 दिन बाद उन्होंने ऑर्डर छापा कि देखा कि ये अब बवाल मच जाएगा। अच्छा। तो कल उन्होंने ऑर्डर छाप दिया, हाँ। एक्सपायर्ड मतलब मेरे विरोध में है, कि अच्छा। ओनर ऑफ द गुड्स मैं आपको नहीं मानता। ओके। ओके। मैंने कहा ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मैं अब हाई कोर्ट जा रहा हूँ, ठीक। हाँ। हाई कोर्ट जून भर बंद रहता है। 15 दिन से पहले कोर्ट में हमारी अपील सुनी नहीं जाएगी, एपीयर ही नहीं होगी। ओके। छुट्टियां ज्यादा हैं, हाँ। हाँ। तो एपीयर नहीं होगी। अब मुझे एक राय सिर्फ ये दीजिए, यदि मैं इस बीच अपना ट्रक छुड़वा लूं पैसे जमा करके, तो हमारी उस अपील का क्या होगा? वो अपील तो तभी सुनी जाएगी ना कि हाँ मेरा ट्रक खड़ा है सर, हम्म। और वो लॉस हो रहा है। नहीं तो वो कोर्ट बाद में कह देगा कि तब आप ट्रिब्यूनल जाइए, गाड़ी तो छुड़वा ही लिए हैं आप। तो ट्रिब्यूनल तो बंद है। ट्रिब्यूनल अभी है नहीं, कहा तब तक वेट करिए। हाँ तो गाड़ी छुड़वा लीजिए। ये प्रीतम दास के केस में तो यही हुआ था, पूरा 24 लाख रुपया पेमेंट हो गया, उसके बाद अपील में जा रहे हैं हम लोग। नहीं नहीं, छूट। मैं अपील में जा रहा हूँ, मेरी बात ये नहीं है। हाँ। फिर हाई कोर्ट सीधे सीधे एक रास्ता कहेगा, जब आपके पास अन रेमेडीज है तो पहले वहां जाइए। नहीं नहीं, हाई कोर्ट ये नहीं, नहीं जब कहेगा। आपने कोर्ट जब नहीं, ऐसे अच्छा कई अच्छा, डिसीजन आपने हुए। ऑर्डर ऑर्डर के अगेंस्ट तो अपील में ही जाना पड़ेगा आपको, हाई कोर्ट में हाँ। आप डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं? नहीं नहीं, अपील, अरे भाई हमको ये बताइए, जब अपील का ऑर्डर हो गया हमारे अगेंस्ट हाँ। और अपील का हुआ है क्या? ट्रिब्यूनल नहीं है, तो मुझे तो हाई कोर्ट ही जाना है ना, क्योंकि बिंदु लॉ का है। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो भी आपको क्वेश्चन अपील ऑफ में जाना है ना? तब भी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी अपील में जाना है आपको। फर्स्ट अपील अपीलेट अपील हो गया अथॉरिटी सर से उनका। ऑर्डर हो गया मेरे अपील हो विरोध गया, में। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। अपील का ऑर्डर हो गया है सर। सर ट्रिब्यूनल अच्छा, अभी बना अपील का दिया। ऑर्डर हो गया, सो सो हाँ सॉरी। अपील का हाँ ऑर्डर हो गया सर। अपील का ऑर्डर हो गया, ओके ओके। हाँ। हाँ हाँ हाँ। अब मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ। अगर हाँ मैं इस बीच गाड़ी छुड़ा लूंगा, हाँ हाँ। तो हाई कोर्ट सीधे सीधे ये कहेगा, जब आपने गाड़ी छुड़ा ली है और आपके पास दूसरी अभी वो है ट्रिब्यूनल, तो आप वेट करिए। नहीं नहीं यार, कहेगा। ऐसे कई ऑर्डर किए हैं उसने, कोर्ट ने। मैंने ऐसे कई ऑर्डर देखे हैं जहां पर हाई कोर्ट ने एडमिट किया है। नहीं किया है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद ही कोर्ट ने कई ऑर्डर ऐसे कर दिए हैं अच्छा अच्छा। कि आप जब जब ट्रिब्यूनल जाइए, ट्रिब्यूनल का गठन हो जाएगा। जब वोट छोड़ा लिया आपने, तो अब तेजी क्या है? ओके, हाँ ठीक है, कह सकता है। हाँ, इसलिए अभी हम हाई कोर्ट ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे तो लॉ का ही बिंदु है कि हाँ जब जब ओनर ऑफ द गुड्स टैक्स इनवाइस है और वो प्रेजेंट है, तो हाँ। आप ओनर ऑफ द गुड्स कैसे नहीं मान रहे हैं? नहीं, प्रेजेंट है और ये सब तो, ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया। सर जब उसमें टैक्स इनवाइस लगा हुआ है, तो ओनर हाँ। ऑफ द गुड्स कैसे नहीं है वो? नहीं जब नहीं। दोनों ही चीज नहीं होती, ईबे बिल नहीं होता, टैक्स इनवाइस नहीं होता, तो आप कह देते कि हाँ ओनर ऑफ द गुड्स नहीं है। अच्छा, उससे लेकिन जब टैक्स इनवाइस लगी हुई है, तो ओनर ऑफ गुड्स तो लिखा हुआ उसमें कौन है? तो फेक इनवॉइस का केस है तो?
फेक इनवॉइस का केस ही नहीं है। नहीं नहीं, आप बोल रहे हैं ना। नहीं, उसने उसने सब चेक करवा लिया अपील वाले ने कि वो सप्लायर एग्जिस्ट में है कि नहीं है, सप्लायर की रिटर्न फाइल है कि नहीं है, यहां तक उसने सब देख लिया। सर गुड्स की कमोडिटी क्या है? ये है आपका, ये क्या कहते हैं, सरिया, आयरन, स्क्रैप, रैप। यहां तक उसने सब चेक करवा एक लिया। रुकिए रुकिए रुकिए, एक मिनट रुकिए। $129। तो क्या परचेज अनरजिस्टर्ड थी क्या इसमें भी? नहीं नहीं, रजिस्टर्ड परचेज है। Registered। आगे तभी ये तो देखिए क्या सप्लायर लिखा, का एक भी मिनट देख रुकिए लिया रुकिए, ना। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। ओनर होना और 129 में जो ओनर लिखा हुआ उसके बारे में पढ़ता है। Where the owner of the goods comes forward for payment of penalty, comes forward यानी कि ओनर गुड्स इनवॉइस भी है, ईवे बिल भी है। क्या वो पेनल्टी देते वक्त जब गाड़ी पकड़ी गई तो वो ओनर क्या ट्रैवल करके 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके उस ऑफिसर के सामने आया या नहीं आया? सवाल ये है, where the owner of the सर goods does सर not सर सर ये जो ओनर ऑफ द गुड्स का जो ये कॉन्सेप्ट यहाँ देख रहे हैं, ये कस्टम से आया, जीएसटी का ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लिखा हुआ तो जीएसटी लॉ में है। नहीं, मेरी बात सुनिए, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का कॉन्सेप्ट जीएसटी में है। जब उसकी टैक्स इनवॉइस है, उसका जीएसटी नंबर पड़ा हुआ नहीं है। नहीं, अब मुझे एक बात बताइए राजेश जी, क्या ओनर ऑफ द गुड्स पेनल्टी पे करने के लिए जब गाड़ी पकड़ी जी गई जी बिल्कुल, उसका मेरे पास है, वो है। वो अपीयर हुआ था? हाँ भाई, वकालतनामा तो उसका वकील हाजिर है। उसका वकील हाजिर है? हाँ, वकालतनामा उसको दे रहा है, ठीक है ये अथॉरिटी लेटर देता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैं पैसे जमा करके गाड़ी छुड़ा के हाई कोर्ट जाऊं तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। हाँ हाँ कोर्ट कल ये कह सकता है। हाँ दूसरी चीज, जब मैं गाड़ी छुड़ा लिया हाँ, तो फिर अपील किस बात की रह गई? ठीक बात है, फिर ट्रिब्यूनल ही रास्ता है। करेक्ट। फिर ट्रिब्यूनल ही रास्ता है। तो मैंने यही सोचा है कि एक महीना और गाड़ी खड़ी रहेगी, ठीक, फिर मैं हर्जा खर्चा ही मांगूंगा। गाड़ी मत छोड़ो राकेश सर, गाड़ी मत छोड़ो उस गाड़ी नहीं छोड़ाऊंगा पक्का, वो तो पार्टी भी तैयार है, कह रहे हैं कि मुझको तो जो गाड़ी लेनी, यानी भले एक महीना खड़ी रहे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 2 महीने से खड़ी है गाड़ी। हाँ हाँ, खड़ी रहने दो तभी आपको कोर्ट में ये नहीं मिलेगा। नहीं, उनको ये डर है, जैसे पिछली बार एक अधिकारी के ऊपर हमने 1 लाख रुपया कास्ट अवार्ड करवा दिया था। जी उनको जी ये डर है कि ये कास्ट अवार्ड करवा देंगे तो ये सब, मतलब इवन देन सप्लायर का भी बंगाल में फोन करके कमिश्नर ने, वहां के कमिश्नर को उसका सस्पेंड करा दिया रजिस्ट्रेशन, सब कुछ जमा होने के बाद भी। अच्छा कैसे सुनिए ना, कैसे ये कल तो दादागिरी है। दादागिरी। अरे एक मिनट, कल भी हम लोग आईजीएसटी के लिए क्लास के लिए मिले क्या? यस कर सर यस। सकते हैं, कर सकते हैं, कोई है ना, कल हम लोग वो मेंबरशिप वाला नहीं लेंगे, कल आईजीएसटी वाला ही लेंगे। ओके। ठीक है, क्योंकि मैं फिर लेकिन एक शर्त बताइए, हाँ जो आपके मेंबरशिप वाले जो लोग होंगे, हाँ क्या इसमें कुछ अलग है क्या इससे उसमें? हाँ, तो वो तो जुटेंगे कल। नहीं वो मैं मैसेज डाल दूंगा। हाँ, ये कर सकते हैं तब। ओके। ठीक है, तो कल भी आईजीएसटी, 4 तारीख को भी आईजीएसटी, 4 तारीख को तो ऐसे भी है, लेकिन कल भी आईजीएसटी हम लोग लेंगे। ठीक है, ओके। इससे क्या हुआ कि एक आईजीएसटी खत्म हो, फिर मैं रिफंड के लिए, फिर क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन है, फिर रिफंड के लिए मैं कुछ गैप लूंगा, क्योंकि मुझे पूरा पढ़ना है रिफंड को। हाँ, बहुत बड़ा टॉपिक है वो। हाँ, तब हम लोग रिफंड शुरू करेंगे। कब हमने शुरू की थी ये क्लास? अप्रैल में ना? हाँ, 5-6 अप्रैल को शुरू की थी। 13 मार्च से, अप्रैल में नहीं, मार्च में शुरू की थी। 13 मार्च से शुरू की थी सर। 13 मार्च से शुरू की थी। करेक्ट। सर रिफंड का एक्सपेक्टेड कब करेंगे? 15 तारीख को? देखिए अभी मई चल रहा है ना, हाँ, तो आईजीएसटी 15 में तारीख। ज्यादा, देखिए आईजीएसटी में ज्यादा बचा नहीं है, इंटरमीडियरी एरिया है। अब उसमें 13 14 में कुछ है नहीं, 15 16। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि अगर 2 दिन और क्लास लूं
शायद कंप्लीट हो जाए। फिर एक सप्ताह का अगर मैं गैप ले लेता हूँ और 15 15 मई से शुरू करता हूँ, 16 तारीख से कीजिए। 16 तारीख से। नहीं कैसे होगा ये? अगर ये एज्जम्पशन है, मुझे लग रहा है कि 22-23 से पहले नहीं होगा। ठीक है, 22-23 मई से पहले नहीं कर पाएंगे। स्टीफन का ना? हाँ, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत है। इसमें क्या चीज? रिफंड की क्लास 22-23 फिर 28-29 से करिए ना। का है। फिर मैं सर भी 1 थोड़ा तारीख से रहूंगा कर नहीं, दो सर। कोलकाता जाऊंगा। अच्छा, ये डिसाइड कर लेंगे। मुझे हाँ। कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, देख लेते हैं। 23 से समझ लीजिए 30 तक हो सकता हूँ मैं कलकत्ता ही रहूँ। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग विल डिसाइड एंड लेट यू नो देन। राजेश जी कलकत्ता है तो मिलेगा। हाँ राजेश जी कलकत्ता हाँ। आएंगे तो मिलेगा। अच्छा, राकेश जी बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, हमको लोकेशन शेयर कर दीजिएगा हमारे नंबर पे। हाँ ठीक है, आप आके फोन कर लीजिएगा, मिल लेंगे। ओके ओके ठीक है, आप मेरे नंबर पे वो बस हाई कर दीजिएगा तो मैं ओके आपका नंबर सेव कर लूंगा। ओके। चलिए फिर आज के लिए जी सर, कंक्लूड कल करते मिलते हैं। हैं। थैंक यू सो अच्छा मच। अच्छा, नमस्ते सर। बाय। बाय बाय।